So, we are back with an all new lecture on body fluids and circulation. और अब धीरे धीरे बेटर देन वन शॉट सीरीज जो है वो आपके दिल तक आ गई है बाकी सारे सिस्टम्स को कवर करते करते। ठीक है, इसी तरह अगर प्यार बरकरार रखोगे तो और जल्दी जल्दी अब लेक्चर्स आने लगेंगे। और अगर तुम इस लेक्चर में नए हो तो तुमको बता दूं कि इस सीरीज़ में हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, ये सारी सीरीज़, इस सीरीज़ में जितने भी लेक्चर हैं, ठीक है, सारे लेक्चर ही एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। हम लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं एकदम डेडिकेटेड कि मेरा नीट में जाके क्वेश्चन सही होना है उस चैप्टर से। इस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें सारे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सबको कवर करेंगे हम लोग। ठीक, कोई चीज़ नहीं छूटेगी। और साथ ही साथ जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझेंगे। जितने डायग्राम्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में उसको भी हम लोग सबको समझेंगे। और जहाँ जहाँ पे मुझे लगी कमी है कि एनसीईआरटी में कुछ कम बताया हुआ है तो वहाँ से मैं मेडिकल लिटरेचर से भी कुछ कुछ चीज़ उठा के लेके आता हूँ जिससे तुम लोग को समझ आए। जैसे कि अभी लोकोमोशन एंड मूवमेंट का चैप्टर था, उसमें कुछ कुछ डायग्राम्स नहीं दिए थे तो वो सब मैंने बताया वहाँ, तो तुम वो भी देख सकते हो, अपलोडेड है। साथ ही साथ जो ट्रिक्स मैंने अपने टाइम पे यूज़ किए थे याद करने के लिए या फिर कुछ भी समझने के लिए, तो वो सारे मैं इसमें इंटीग्रेट करके लाता हूँ आपके लिए। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चन जो रेलेवेंट है, जो फालतू के क्वेश्चन है जो सिलेबस ख़त्म हो गया उसको लाके क्या फ़ायदा, लेकिन जो रेलेवेंट है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सीरीज़ का नाम है बेटर देन वन शॉट सीरीज़। इसकी पूरी प्लेलिस्ट तुम्हें मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, जिस पे तुम ये वीडियो स्ट्रीम कर रहे हो। और तुम सारे ही चैप्टर्स, अभी तक तो ह्यूमन फिजियो लगभग ख़त्म होने वाला है, एक चैप्टर और बचा है, इसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसके बाद पूरा चैप्टर, सारे सीरीज़ के चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। ह्यूमन फिजियो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले बता दूं कि मैं कौन हूं। मेरा नाम जैद मुमताज़ है। ठीक है, मैं सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूं आईजीएमएस पटना में। मैंने नीट 2023 में 651 स्कोर लाया था, जिसमें स्पेशलिटी ये थी कि मेरे बायो में 360 आउट ऑफ 360 बने थे। और वही नॉलेज हम लोग यहाँ पे बस डिस्कस करते हैं आपस में। ठीक है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, कोई विजडम इम्पार्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन हम लोग वही डिस्कशन करते हैं क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए। बस ये मैंने बता दिया है आपको। साथ ही साथ जब लेक्चर एंड हो रहा होगा उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सेक्शन होगा। जब सारे कॉन्सेप्ट्स आप समझ जाओगे, सारा लेक्चर आपने देख लिया पूरा 1 घंटे का, ठीक है, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वन बाय वन हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं तो करूँगा ही, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है कि लेक्चर पॉज करना है, वहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको खुद से सॉल्व करना है और फिर अपने आप को एक पॉइंट देना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन सही होने पे आप अपने आप को एक पॉइंट दोगे, उस पॉइंट का नाम है जी पॉइंट। ठीक है, ये बस एक चीज़ है कि आपके बीच में एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे। ठीक है, जो हमारी कम्युनिटी है उसमें हम लोग ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, जी पॉइंट्स, और आपको कमेंट करना है कि आपके कितने जी पॉइंट्स बने, यानी आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं टोटल में से। ठीक है, और एक क्वेश्चन सही होने पे एक जी पॉइंट है। तो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में तुमको क्या क्या नया मिलेगा ये भी जान लो। ठीक है, एक तो हम लोग सबको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में पढ़ेंगे। ठीक है, सब चीज़ हम लोग देखेंगे, लेकिन अगर साथ ही साथ तुमको 3-4 टर्मिनोलॉजीज़ में अगर दिक्कत है, ठीक है, तुम अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या तुम्हें ब्लड, प्लाज्मा, सीरम और लिम्फ में, ठीक है, 4 टॉपिक्स हैं, इनमें एकदम क्लियर कट डिफरेंशिएशन पता है? मतलब कि ये 4 चीज़ अलग-अलग हैं और इनका मतलब क्या है? ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं पता है तो ये लेक्चर देखने की तुम्हें ज़रूरत है। ठीक है, मतलब तुम लोग ने डेप्थ में स्टडी नहीं किया है सब्जेक्ट जिसे तुम्हें समझ आए, लेकिन वो चीज़ हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, बहुत सारी लाइंस ऐसी होती हैं जो टीचर स्किम कर देते हैं या स्किप कर देते हैं, वो टॉपिक्स उठा के मैं यहाँ लेके आया हूँ कि उस पर हम लोग एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कुछ ना समझ आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, और तुम्हारे जो सहपाठी हैं वो तुम्हारे रिप्लाई भी करते हैं जनरली, और मैं तो करता ही हूँ। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्लड का कंस्टिट्यूएंट क्या है। ठीक है, एनसीईआरटी में थोड़ा इंट्रोडक्शन भी है, वो हम लोग कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सबसे पहले देखें ब्लड क्या है। ठीक है, ब्लड ब्लड का 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, प्लाज्मा स्लाइटली ज़्यादा होता है 55%, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि सेलुलर कंपोनेंट जो है, ठीक है, वो 45% है आपके। तो वही यहाँ लिखा है प्लाज्मा 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो ये टेबल ब्लड 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम लोग पहले प्लाज्मा देखते हैं। प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? मेजॉरिटी 90 to 92% वाटर है प्लाज्मा का। ठीक है, फिर बाकी 6 to 8% प्रोटीन है, फिर कुछ कुछ न्यूट्रिएंट मटेरियल है जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड लिपिड्स। फिर आपका आता है मिनरल जैसे कैल्शियम, आयरन, ये सब प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रोटीन में अगर आप डेप्थ में जाओ
तो प्रोटीन 3 तरह के आपके एनसीईआरटी ने बताए हुए हैं, ठीक है, जिसमें आता है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजेन। ठीक है, एल्ब्यूमिन का काम है वो ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखता है आपके ब्लड वेसल में। इसको थोड़ा सा अगर आप समझना चाहो तो ऐसा है कि ये मान लो ब्लड वेसल है आपका, ठीक है, मान लो ये कोई ब्लड वेसल है, उसमें ये आपके एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ठीक है। ये क्या करता है, ये फ्लूइड को अपने अंदर खींचता है, ठीक है। तो ये फ्लूइड को एक रिटेंशन प्रेशर मारता है, ठीक है, जिसकी वजह से फ्लूइड बाहर लीक नहीं करता है, और वैसे ही ये ऑस्मोटिक बैलेंस करवाता है, ठीक है। कुछ यही है, ये कॉन्सेप्ट था बस आपको समझाने के लिए, ऐसे आपको याद नहीं रखना, बस आपको ये याद रखना है कि ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एल्ब्यूमिन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फिर आपका आता है ग्लोब्यूलिन, ठीक है, जिसका गामा ग्लोब्यूलिन जो फ्रैक्शन है वो आपका डिफेंस में यूज होता है, ठीक है, डिफेंस इम्यून सिस्टम में यूज हो रहा है आपका। फिर फिब्रिनोजेन है वो क्लॉटिंग में काम आता है, और वैसे ही इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं, ठीक है, वो भी आपके क्लॉटिंग में ही इवेंचुअली काम आते हैं जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, वो भी हम लोग डिटेल डिस्कस कर रहे हैं इसी लेक्चर में। तो आपका ये था प्लाज्मा का कंस्टिट्यूएंट्स, जिसमें वाटर 90 to 92%, ठीक है, प्रोटीन 6 to 8%, ये आपको थोड़ा परसेंटेज याद रखना होगा, हो सकता है क्वेश्चन में दे दे आपको। ग्लूकोज, लिपिड, अमीनो एसिड मतलब न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट है प्लाज्मा में, मिनरल, कैल्शियम आयरन ऐसे और भी मिनरल होते हैं, ठीक है, इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स, और प्रोटीन का 3 तरह का प्रोटीन आपको याद रखने हैं। तो ये थी प्लाज्मा की बात, ठीक है। वही अगर आप बात करते हो फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, यानी सेलुलर कंपोनेंट्स जो हैं आपके, वो क्या है, ठीक है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका ब्लड सेल आता है और आपका प्लेटलेट्स आता है, ठीक है, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को प्यार से हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बुलाते हैं, ये उसका नाम है, ठीक है। प्लेटलेट्स को प्यार से हम लोग थ्रोम्बोसाइट बुलाते हैं, जैसे घर में बलदेव को बिट्टू भी बुला सकते हैं, वैसे ही प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी बुलाते हैं, तो उसका नाम है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। फिर आपके ब्लड सेल्स में आते हैं इराइथ्रोसाइट, जिसको हम लोग सब लोग जानते हैं आरबीसी, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी, जिसका प्यार से नाम है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ये 2 फ्रैक्शन में डिवाइड हो गया ब्लड सेल, ठीक है, इराइथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स। अब इराइथ्रोसाइट का काम यहीं पे खत्म हो गया आपका, लेकिन ल्यूकोसाइट इतने जल्दी हार नहीं माना, उसका और डिवीजन भी है। जो ल्यूकोसाइट्स के अंदर स्मॉल स्मॉल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मान लो ये आपका ल्यूकोसाइट का एक सेल है, ठीक है, ल्यूकोसाइट का एक सेल है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे ग्रैन्यूल्स अगर प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो वैसे वाले ल्यूकोसाइट्स को हम लोग बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है, यानी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है तो उनको ग्रैन्युलोसाइट्स बोलेंगे, और जिनमें नहीं है तो जाहिर सी बात है इसका अपोजिट होगा, और उसका नाम होगा एक ग्रैन्युलोसाइट्स। ओके, ग्रैन्युलोसाइट्स में आपके 3 सेल्स आते हैं, ठीक है, जिनका नाम है न्यूट्रोफिल्स, ऑसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, ठीक है। अभी हम लोग डिटेल में सब में जाएंगे तो उसमें तुमको याद हो जाएगा, लेकिन एक ब्रॉडर व्यू बनाने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा डिवीजन है, ठीक है, न्यूट्रो, ऑसिनो और बेसोफिल। वैसे ही अगर आप एक ग्रैन्युलोसाइट में जाएंगे, यानी जिनमें ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट है, तो उसमें आपके 2 आते हैं, एक मोनोसाइट और एक लिम्फोसाइट, ठीक है, एक मोनोसाइट और एक लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट में भी 2 सेल टाइप हैं, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। अभी आगे हम लोग सब कुछ डिटेल में देखेंगे तो एकदम क्लियर होते जाएगा, लेकिन तुम्हें एक टैबुलेटेड फॉर्म में ये मैंने इसलिए बताया है कि ये आगे चल के तुम्हारे शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे एनसीईआरटी के, ठीक है। इसमें पूरी एनसीईआरटी भरी हुई है मेरे नोट्स में, बस नोट्स के पीडीएफ का लिंक नीचे दिया है, डाउनलोड करो, रिवाइज कर जाओ लेक्चर के बाद, कुछ नहीं तुम्हें और करने की जरूरत है, सब कुछ हो जाएगा, तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ठीक है। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल, ठीक है, 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो किसी से दिल ना लगाओ या लगाओ, तुम्हारी मर्जी, लेकिन इस चैप्टर से या दिल वाले चैप्टर से दिल जरूर लगाना, क्योंकि 2 क्वेश्चन तुम्हारे सही होने वाले हैं इससे, और ये लेक्चर के बाद तो सही हो ही जाएंगे, ठीक है। 4 नंबर दे रहा है एक क्वेश्चन पे, तो 2 क्वेश्चन पे 8 नंबर मिल रहे हैं तुमको इस चैप्टर से, क्यों नहीं करोगे यार, अब तो ऑप्शनल भी हटा दिया है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट का नाम थ्रोम्बोसाइट, ब्लड सेल्स इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट में डिवाइड हो जाते हैं, ल्यूकोसाइट ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स, ओके, ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रो, ऑसिनो, बेसो, ऐसे याद करो, न्यूट्रो, ऑसिनो, बेसो, वेरएज ए ग्रैनुलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, लिम्फो का भी 2 है, बी और टी सेल टाइप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं उस वाले कन्फ्यूजन पे, ये कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होता है, ये बहुत सारे एमबीबीएस स्टूडेंट्स को और बहुत सारे टीचर्स को भी ये डिफरेंस नहीं पता होता है, ठीक है।
नीट जेई वाले के टीचर्स को भी नहीं पता होता है डिफरेंस। और जब आप पूछने जाओगे वो आपको बोलेंगे इतना क्या देख रहे हो तुम, इतना क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है। लेकिन डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने टेबल इसलिए बनाया क्योंकि अब इसमें से हम लोग कुछ कुछ चीज़ हटाएंगे और फिर उसको एक नया नाम दे देंगे। मान लो ब्लड में से कुछ कुछ चीज़ हटा देते हैं हम लोग, मान लो मैंने फॉर्म्ड एलिमेंट्स हटा दिया तो उसको एक नया नाम मिल जाएगा, ठीक है। और उसी नाम का ये सारे वेरिएंट्स है, तो वो हम लोग देखेंगे अभी। तो आपको ये समझ आ गया प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या होते हैं। अब देखो, सबसे पहले ब्लड। अब ब्लड से कुछ कुछ अगर हटा के कुछ बना रहे हैं तो पहले ब्लड में क्या है वो तो जान लें, ठीक है। तो अगर आप ब्लड की बात करें तो उसमें प्लाज्मा है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, जो अभी हमने देखा, ठीक है, अभी जस्ट देखा हमने पूरा टैबुलेटेड फॉर्म में। फिर अब बात करते हैं प्लाज्मा की, ठीक है। ब्लड में से अगर फॉर्म्ड एलिमेंट्स हटा दो तो प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है। ये तो बहुत ही क्लियर होगा, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं भी आया तो अभी देखते हैं हम लोग टेबल में। देखो ब्लड यहाँ हमने देखा पूरा, इसमें से अगर ये वाला पोर्शन तुम छुपा दो, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स वाला, तो क्या पोर्शन बचा, ये इसको अगर छुपा दें तो ये बचा, प्लाज्मा बचा। तो प्लाज्मा क्या है, ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट्स आपने हटा दिए तो वही प्लाज्मा है, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लाज्मा क्या है, ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट्स हटा दिए। अब आते हैं हम लोग सीरम पे, कि सीरम क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब एक और नया चीज चला, सीरम is plasma without clotting factor. It's not blood without clotting factor. It's plasma without clotting factor. एनसीईआरटी ने बस ये लाइन लिखी है लेकिन उसको समझाया नहीं है कि प्लाज्मा ही लिखा हुआ है यहाँ पे। बच्चे कंफ्यूज करते हैं ब्लड से, ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, ना ना, प्लाज्मा। क्योंकि अगर आप ब्लड बोल रहे हो तो आप उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी डाल रहे हो, ठीक है, जो कि नहीं डालना है हमें। वही यहाँ पे मैंने एक क्लियर कट लिख दिया है कि ब्लड, अगर आप ब्लड बोलोगे तब आपको उसको डेफिनेशन चेंज करना पड़ेगा, ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। आपको दोनों चीज हटानी पड़ेगी तब आपका वो सीरम कहलाएगा, ठीक है। ये देखो, ये भी हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो बच गया आपका वो सीरम में, ये चीज़ आपकी इसमें थी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग लिम्फ की, ये तीसरा फ्लूइड जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग। देखो जब आपका ये, अब इसको ट्रैक करना, जो ये डायग्राम है इसको एकदम ट्रैक करो, ठीक है। ये मैंने बनाई है आपकी ऐसे ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल है, कोई दिक्कत नहीं। उसके आसपास सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं, ये जो येलो मार्क करते जा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये सेल्स हैं, टिश्यू सेल्स, ठीक है। जब ब्लड आपका फ्लो करता है इसमें, ठीक है, ब्लड वेसल में, तो ऐसे ऐसे प्रेशर भी लगाता रहता है, ठीक है, अपने वॉल्स पे, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये ब्लड, ठीक है, जब अगर आपका लीक करता है आपके सराउंडिंग टिश्यूज़ में, ठीक है, सराउंडिंग सेल्स में, अगर ये लीक कर रहा है, जैसे यहाँ डॉटेड दिखाया हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे डॉटेड ऐसे दिखाया हुआ है, ठीक है, तो वो जो लीक करता है उसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, जो बाहर आ गया, ठीक है। लेकिन ये ब्लड पूरा का पूरा बाहर नहीं आ जाता है, उसमें से कुछ चीज़ वो वापस ब्लड वेसल में छोड़ के बाहर आता है। यानी और वो कुछ चीज़ क्या है कि प्रोटीन छोड़ देता है, ठीक है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स छोड़ देता है। यानी कि आपका प्रोटीन ब्लड वेसल में रह गया, फॉर्म्ड एलिमेंट रह गया, बाकी का जो बचा वो बाहर आ गया, उसको हम लोग नाम दे दिया टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, ठीक। अभी ये टिश्यू फ्लूइड बना है, अभी ये लिम्फ नहीं बना है। अब इसका एक सेपरेट चैनल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल। ब्लड वेसल से बाहर आया टिश्यू फ्लूइड, अब वो दूसरे वेसल में जाएगा लिम्फेटिक वेसल्स में, और वहाँ जब ये जाएगा तो उसका नाम कहलाएगा लिम्फ, ठीक है। लिम्फ के बारे में एनसीईआरटी ने एक स्पेशल लाइन लिखी है कि इट हैज़ द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज इन प्लाज्मा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बस आपका प्लाज्मा का जो प्रोटीन है और आपका फॉर्म्ड एलिमेंट सिर्फ वही तो छोड़ा था, बाकी सब तो सेम है, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा। ये आपका एमसीक्यू में बहुत बार पूछता है, ठीक है, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है बताओ, तो आपको ये बताना होगा उसमें। यहाँ देखिए, इस एक लाइन को समझाने के लिए इतना डायग्राम मैंने बताया कि आपको ये याद हो जाए कि कैसे कैसे ये प्रोसेस हुआ है, ठीक है। ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर दिस पर्पस, मतलब सर्कुलेशन के लिए, ठीक है। लिम्फ
ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। लिम्फ पे अभी डिटेल में भी एक आगे डिस्कशन आएगा, लेकिन यहाँ पे मोटा मोटी तुम्हें ये डिफरेंस समझाने के लिए चारों फ्लूइड्स के बीच में मैंने ये बताया, और अब कन्फ्यूजन जो तुम्हारा था वो सारा दूर हो गया होगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर अभी भी नहीं हुआ है तो कमेंट में डिस्कशन करो यार, ठीक है। बहुत अच्छे समझाया, एक बार फिर रिवाइंड करके देख लो, लेकिन समझ लो इसको क्योंकि आगे यूज़ आने वाला है, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे देखा डिवीजन, उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स था, ठीक है, प्लाज्मा था। प्लाज्मा का डिस्कशन यहाँ पे मैंने कर दिया पूरा, ठीक है। अब हम लोग डिस्कशन में आएंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के। ओके, चलो फॉर्म्ड एलिमेंट्स के डिस्कशन पे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हमने डिवाइड किया था किसके किस में, देखो, पहले ब्लड सेल्स में और प्लेटलेट्स में, ठीक है। प्लेटलेट्स को अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, पहले ब्लड सेल को डिस्कस करेंगे। और ब्लड सेल में सबसे पहला क्या डिवाइड किया था, एराइथ्रोसाइट यानी आरबीसी को, ठीक है। तो हम लोग पहले आरबीसी को डिस्कस करेंगे डिटेल में कि आरबीसी के बारे में हर चीज़ जान लें हम लोग। अब इतना पैराग्राफ जो यहाँ दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, ये पूरा पैराग्राफ, ठीक है। अगर तुम्हें ये नहीं पढ़ना है तो एक टैबुलेटेड फॉर्म में ये मैंने दिया है, ठीक है, ऐसे एरो बना के, जिससे जल्दी याद हो जाएगा, इसलिए ऐसा बनाया है, ठीक है। आरबीसी जो है उनका नाम है प्यास इराइथ्रोसाइट्स, ओके। मोस्ट अबंडेंट सेल्यूलर कंपोनेंट है ये। 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में ये पाया जाता है, ठीक है। हर मिलीमीटर क्यूब में 5 से 5.5 मिलियन की तादाद में है ये, ठीक है। डायग्राम देखो तो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इसमें तो कुछ बताया नहीं है कि कैसा, मतलब 3D शेप नहीं है ये, लेकिन कुछ ऐसा दिखता है, और आपको एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, ठीक है। साथ ही साथ इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में एडल्ट में, ठीक है। अगर आप बच्चों में जाएंगे, एम्ब्रियो सैक में जाएंगे, तो आप योक सैक में इसका प्रोडक्शन होता है स्टार्ट, लेकिन उतना डिटेल में मत जाओ, नहीं पूछता, वो बहुत पहले का क्वेश्चन है, 2010 से पहले का क्वेश्चन है नीट में, तो वो अब रेलेवेंट रह नहीं गया है, ठीक है। उस टाइम एनसीईआरटी भी दूसरी थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है रेड बोन मैरो में फॉर्म होता है ये, ठीक है। साथ ही साथ जो आरबीसी उसका शेप कैसा है, बाइकॉनकेव है। न्यूक्लियस होता है, नहीं, न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। साथ ही साथ इसका जो डिस्ट्रक्शन है फाइनली जाके स्प्लीन में होता है, और स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, ठीक, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। और जो ये आरबीसी है, इसका रेड ब्लड सेल नाम क्यों पड़ा, मतलब रेड कलर से। और इसका रेड कलर क्यों पड़ा, क्योंकि हेमोग्लोबिन पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होता है। क्वांटिटी 12 से 16 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ब्लड में, ठीक है, आपका हेमोग्लोबिन का ये अमाउंट है। फंक्शन हम लोग अभी अच्छे से एक ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन वाला पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं, और उसमें आरबीसी हर जगह देखा है हमने, ठीक है। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कराता है आरबीसी। तो ये सारे फंक्शंस थे आरबीसी के, ठीक है। आरबीसी में और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं होती है, और हेमोग्लोबिन के लिए स्पेस बनाना होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, स्पेस बनाना है उसको। और हेमोग्लोबिन जो है आपका मैक्सिमम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हो सके, क्योंकि उसको बाइंडिंग करना है आपके रेस्पिरेटरी गैसेस के साथ और ट्रांसपोर्ट करना है, इसलिए, ठीक है। 2 पॉइंट्स और, कि एक कन्फ्यूजन आता है कि आरबीसी फॉर्मेशन को इराइथ्रोपोइसिस बोलते हैं, ठीक है। और अगर ब्लड फॉर्मेशन की बात होगी तो वो हेमाटोपोइसिस होगा, ठीक है, हेमाट ब्लड। तो हेमाटोपोइसिस इज ब्लड फॉर्मेशन, विज आरबीसी फॉर्मेशन इज इराइथ्रोपोइसिस। तो यही चीज़ आपकी यहाँ भी एक पैराग्राफ में दी है, जिसमें से कुछ हाईलाइट मैंने किए थे जो कि बाहर भी लिखे हुए हैं। 5 से 5.5 मिलियन, ठीक है। यहाँ पे 12 से 16 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन एवरी 100 ml ब्लड, और इसका लाइफ स्पैन आपका 120 दिन होता है, यानी 120 दिन पे रिन्यू होते रहते हैं, ठीक है। और आपका स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक सेगमेंट हमने देख लिया आरबीसी इराइथ्रोसाइट का, अब दूसरा सेगमेंट देखेंगे हम लोग ल्यूकोसाइट का। इसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें ल्यूकोसाइट में बहुत सारे सेल्स आते हैं और उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी, ठीक है। अमाउंट कितना होता है, ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दो, मिलियंस में आरबीसी थे, डब्ल्यूबीसी मिलियंस में नहीं है, हज़ार में आ गया, ठीक है। वो लाखों में था, ये हज़ारों में है। 6000 से 8000 सेल पर मिलीमीटर क्यूब, ओके। हेमोग्लोबिन होता है डब्ल्यूबीसी में, नहीं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी में हेमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए तो वाइट कलर है, ठीक है, नहीं तो रेड कलर हो जाता। अब आगे देखते हैं। दो फिर पोर्शन में डिवाइड किया था हमने, कि ल्यूकोसाइट्स है आपका एक तरफ, ग्रैनुलोसाइट्स फिर एक ग्रैनुलोसाइट, जिसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स, तो उनको ग्रैनुलोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। और ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रो ऑसिनो बेसो, ऐसे याद किया था हमने, न्यूट्रो ऑसिनो बेसो, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, ऑसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। तो ये हम लोग पहले डिस्कस करेंगे ग्रैनुलोसाइट्स। उसके बाद हमने देखा था ए ग्रैनुलोसाइट इस वाली तरफ, और ए ग्रैनुलोसाइट्स में हमने मोनोसाइट और लिम्फोसाइट देखा था। लिम्फोसाइट में आपका बी और टी लिम्फोसाइट आता है,
उसको भी देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग ग्रेनुलोसाइट्स देखते हैं। सबसे पहले ग्रेनुलोसाइट में आता है नंबर न्यूट्रोफिल्स का, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो मल्टी लोब्ड होता है, इसलिए इसको एक प्यारा नाम भी दिया दिया गया है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है। एक नाम दिया गया है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है, PMNL। अगर ऐसे भी लिखा गया तो आपको समझना है कि वो न्यूट्रोफिल्स की बात हो रही है, ठीक है। और ब्लड में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन इसी का होता है, मतलब सबसे ज़्यादा WBC यही होते हैं, 60 to 65%। परसेंटेज एकदम याद रख लो, सबसे ज़्यादा 60-65% यही न्यूट्रोफिल्स भरे हुए होते हैं, ठीक है। और कुछ दिखते ऐसे हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो डायग्राम दिख ही रहा होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखो न्यूक्लियस, देखो न्यूक्लियस पर ध्यान दो, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है। मल्टी लोब न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, ठीक है। एक्शन क्या है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट फैगोसाइटिक, खा जाना, ठीक है। इन्वेडर को खा जाता है ये, मतलब कि ऐसा डिफेंस करता है WBC में ये, ठीक है, न्यूट्रोफिल। तो 3 बस फीचर्स हैं, याद कर लो यार प्लीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑसिनोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रो, अब आता है बात ऑसिनो का, ठीक है। ऑसिनोफिल्स, अब देखो मेन आपका, और फिर एक बेसोफिल भी है, ठीक है। इसके न्यूक्लियस का जो लोब है वो याद करने का तरीका बताता हूँ मैं, कि बेसोफिल बी से स्टार्ट हो रहा है तो आपको लगेगा कि बाइलोब्ड है, नहीं। बेसोफिल बी से स्टार्ट हो रहा है तो उसका रिवर्स कर दो, यानी 3 लोब्ड होगा वो, ठीक है। अगर ऑसिनोफिल है तो वो आपका बाइलोब्ड होगा, वही यहाँ है, ऑसिनोफिल बाइलोब्ड और बेसोफिल 3 लोब्ड। याद कैसे रखेंगे, बेसोफिल बी से है, बी से बाई, लेकिन बाई वो नहीं होगा, वो ट्राई होगा, ठीक है। अब आते हैं ऑसिनोफिल पे डिटेल में। ये ऑसिनोफिल्स जो है आपके 2 से 3%, इसका सिर्फ 2 से 3% कंसनट्रेशन है, बहुत कम है, लेकिन सबसे कम नहीं है, कम है लेकिन सबसे कम नहीं है, ठीक है। और ये इन्फेक्शन को रेजिस्ट करता है यूसिनोफिल्स। सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एलर्जिक रिएक्शन में इनकी तादाद बढ़ जाती है, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन में। तो ये क्वेश्चन आता है नीट में, एलर्जिक रिएक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑसिनोफिल्स। ऑसिनोफिल्स की तादाद बढ़ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं बेसोफिल। बेसोफिल सबसे कम है, ठीक है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रो था, सबसे कम बेसोफिल है, 0.5 से 1%, ठीक है, 3 लोब्ड है। साथ ही साथ जो आपका इन्फ्लेमेशन रिएक्शन है उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं बेसोफिल, ठीक है। बेसोफिल के अंदर प्रेजेंट होता है आपका हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन, ठीक है। हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, ये केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं आपके बेसोफिल के अंदर। बेसोफिल ये रिलीज करते हैं तो उससे इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन रिएक्शन में बेसोफिल का रोल है, ओके। अब ये डायग्राम देखो जल्दी से, कि यूसिनोफिल देखो 1 लोब 2 लोब, बाइलोब दिखा, ठीक है, 1 लोब 2 लोब, बाइलोब न्यूक्लियस इसका। बेसोफिल में क्योंकि इतना ये डेंसली पैक्ड है आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये ट्राइलोब होता है, ठीक है, से 2 लोब और ये 3 लोब। बाकी आपको कंसंट्रेशन याद रखना है कि 2 से 3% यूसिनोफिल होता है, सबसे कम बेसोफिल होता है, ठीक है। बेसोफिल का एक्शन इन्फ्लेमेशन रिएक्शन, ठीक है, और ऑसिनोफिल का एक्शन एलर्जिक रिएक्शन। अब आते हैं हम लोग ए ग्रैनुलोसाइट पे। ग्रैनुलोसाइट्स खत्म हो गया, अब ए ग्रैनुलो जिसमें आता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। अब पहले देखते हैं हम लोग मोनोसाइट को। मोनोसाइट साइज में सबसे लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट है आपका, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है, ठीक है, मोनोसाइट। जब ये टिश्यूज में माइग्रेट कर जाता है ना ब्लड से निकल के, तो इसका नाम पड़ जाता है मैक्रोफाज, ठीक है, मैक्रोफेज, मैक्रोफाज जो भी बोलो, मैक्रोफेज इसका नाम बन जाता है, ठीक है। और इसका परसेंटेज देखा जाए तो 6 से 8% है, 6 से 8%, 6 से 8 किसी और भी चीज़ का था, प्रोटीन का, ठीक है, लेकिन कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन बस मैंने याद दिला दिया कि मोनोसाइट का 6 to 8% कंसेंट्रेशन है। न्यूक्लियस जो होता है इसका वो हॉर्स शू शेप्ड होता है या फिर किडनी शेप होता है, ठीक है। अगर यहाँ डायग्राम देखो तो आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, हॉर्स शू, घोड़े की नाल देखिए ना, ऐसा होता है, ठीक है, या फिर किडनी देखिए ना, ऐसी होती है किडनी, ठीक है, वैसे ही शेप का कुछ यहाँ प्रेजेंस है। साथ ही साथ इसका फीचर क्या है कि काम करता है ये फैगोसाइटोसिस, यानी कि खा जाता है। मतलब 2 सेल हैं WBC में जो खाने का एक्ट करते हैं। मतलब एनिमल मूवी का तुमने डायलॉग सुना होगा कि मैं अपने दुश्मन से लड़ाई नहीं करता हूँ, आई ईट देम, ठीक है, वही ये करता है। मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल खा जाता है, लिटरली खा जाता है, ठीक है, फैगोसाइटोस कर जाता है डेब्रिस को। अब आते हैं लिम्फोसाइट पे, ठीक है। लिम्फोसाइट का परसेंटेज देखो अच्छा खासा है, 20 से 25 है, लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल है। यहाँ पे 20 से 25% आपका लिम्फोसाइट है। इसका काम क्या है
इम्यून रिस्पॉन्स में काम है, ठीक है। दो टाइप का है बी और टी, डिपेंडिंग अपॉन वेयर दे मैच्योर, यानी मैच्योरेशन कहाँ हो रहा है उस पे। तो अगर बोन मैरो में हो रहा है तो बी लिम्फोसाइट, अगर थाइमस में हो रहा है तो टी लिम्फोसाइट, ठीक है। यहाँ देखो डायग्राम, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। इतना समझ आ गया हो तो हमारा पूरा ल्यूकोसाइट ख़त्म कर लिया हम लोग ने, और इतना लंबा लंबा पैराग्राफ दिया एनसीईआरटी में, हम लोग ने सब कुछ अच्छे से समझा है, सब कुछ समझा है और साथ ही साथ सब कुछ याद भी किया है, ठीक है। अगर आपको इसमें से कुछ याद नहीं हुआ है तो परसेंटेज सबकी याद कर लो, ठीक है। कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जैसे ईओसिनोफिल का आपका एलर्जिक रिएक्शन, बेसोफिल का इन्फ्लेमेशन में रिएक्शन, और बेसोफिल में क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें, और साथ ही साथ कौन खा जाता है, ठीक है। ये तो बहुत याद है, एनिमल मूवी का डायलॉग याद करना, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल खा जाता है, एकदम फैगोसाइटोसिस, ओके। अब आते हैं हम लोग तीसरी चीज़ पे, जो कि है प्लेटलेट्स, जिसका प्यार से नाम हमने बोला था थ्रोम्बोसिस, सॉरी थ्रोम्बोसाइट्स, ओके। इनमें जब इनकी तादाद देखी हमने तो ये 1.5 लाख से 3.5 लाख होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, ऑफ ब्लड। तो इसका क्वांटिटी याद रखो, 1.5 लाख से 3.5 लाख, नीट में आया हुआ है एक बार, ठीक है, नीट में आया हुआ है एक बार। नीट में सबकी क्वांटिटीज़ और सबके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पे सवाल पूछते हैं ये लोग, ठीक है, तो आपको वो सब कुछ देखना है। जब इनका सिंथेसिस देखा गया तो ये मेगा कैरियोसाइट्स से बनते हैं, ठीक है, बोन मैरो में, ठीक है। काम क्या है? क्लॉटिंग, बस यही काम है इसका, ठीक है। प्लेटलेट्स क्लॉट करवाता है, क्लॉट फॉर्मेशन कराता है, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाएगा आपको, ठीक है। अगर प्लेटलेट का तादाद बहुत कम हो जाता है तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है, इसलिए हम लोग फियर करते हैं कि प्लेटलेट काउंट कम ना हो जाए, ठीक है। और ग्रुप ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स उसको बोलते हैं परफ्यूरा, ठीक है, परफ्यूरा, परफ्यूरा बोलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अब डायग्राम में ही मैंने सब कुछ बता दिया, आप अपनी एनसीईआरटी में प्लीज़ इसे नोट कर लो, ऐसे लिख लो तो जल्दी याद हो जाएगा, आपको 2 पेज बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह सब कुछ हो जाएगा। आरबीसी 5 साढ़े 5 मिलियन, प्लेटलेट्स 1,50,000 से 3,50,000, इयोसिनोफिल एलर्जिक रिएक्शन 2 से 3%, बेसोफिल इन्फ्लेमेशन रिएक्शन 0.5 से 1%, न्यूट्रोफिल 60 से 65%, मोनोसाइट 6 से 8%, एंड टोटल फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी एरवेज लिम्फोसाइट 20-25%, एंड एक्टिविटी इज इम्यून रिस्पॉन्स। इसको अपनी एनसीईआरटी में नोट कर लो, ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ हेमोग्लोबिन इट इज़ कलरलेस, एज दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हेमोग्लोबिन, ठीक है। वाइट ब्लड सेल इसलिए नाम है, ठीक है। और इस 6,000 से 8,000 इसका, बाकी सब हम लोग थ्योरी जो लिखी हुई है सब हमने देख ली है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं वापस जाने की। और अब अगर आप ध्यान दो तो जो हमने ये टेबल पढ़ा था, ठीक है, जो हमने ये टेबल पढ़ा था जिसमें हमने ब्लड देखा, ब्लड का डिवीजन देखा, प्लाज्मा तो पहले ही पढ़ लिया था पूरा हमने, फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमने हर एक चीज़ के बारे में देख लिया, इराथ्रोसाइट के बारे में देख लिया, ल्यूकोसाइट के बारे में देख लिया, सारे ग्रेनुलोसाइट्स, न्यूट्रोसिनो, बेसो हम लोग को पता है, मोनोसाइट लिम्फोसाइट भी अब हम लोग को पता है, एक आइडिया है कि इनके फंक्शंस क्या है और इनकी तादाद कितनी है, ठीक है। प्लेटलेट्स के बारे में हमने जान लिया, क्लॉटिंग के लिए काम आता है, तो हमने पूरे ब्लड में हर चीज़ जो प्रेजेंट है हमने जान ली है। अब हम लोग तैयार हैं नए लेवल पे जाने के लिए, ठीक है, जो कि है आपका ब्लड ग्रुप्स, ओके, ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है, वो देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको थोड़ा समझ के पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, और जो मैं समझाने वाला हूँ उसको एकदम खुले दिमाग से एक्सेप्ट करना, ठीक है। जो तुमने पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, जो तुम्हें पढ़ाया गया कोई दिक्कत नहीं है, उसको अनलर्न करो और फिर रीलर्न करो, ठीक है, जो समझाया जा रहा है ये करते रहना होता है, तभी तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्लड ग्रुपिंग, सबसे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, ये देखो, यहाँ पे एक आरबीसी बना है, ठीक है, एक सेल है, ठीक है, उसके सरफेस पे ऐसे ऐसे दो एंटीना निकाले हुए हैं, ठीक है, दो नहीं ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बस एग्जांपल के दिखाए हैं, ठीक है। ये मैंने बताया ये होते हैं एंटीजन, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड होता है ये, जो कि सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेल के। एंटीजन क्या करता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है, हालांकि वो सही टर्म नहीं है, लेकिन एंटीजन आपका इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो इन्वोक करा सकता है, ठीक है। आपके बॉडी में अगर मैंने कोई ऐसा सेल भेजूँ जिस पे एक एंटीजन लगा हुआ है, ठीक है, और वो आपके बॉडी का नेचुरल एंटीजन नहीं है, वो आपका नेचुरल नहीं है, ठीक है, जो आपका बॉडी सिंथेसाइज करता है, तो वो आपका एक इम्यून रिस्पॉन्स को इन्वोक कर देगा बॉडी में, ठीक है। लेकिन उसका करेक्ट नेम होना चाहिए इम्यूनोजेन, नॉट एंटीजन, ठीक है। दे कैन इंड्यूस
इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, दे कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, और उसी को हम लोग बोलते हैं एंटीजन, और ऐसे सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एंटीजन हमने ब्लड को डिवाइड कर दिया अलग अलग कैटेगरीज में, ठीक है। अगर आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम लोग उसको ए ग्रुप बोल दिए, ए ब्लड ग्रुप। वैसे ही बी प्रेजेंट है तो बी बोल दिए। अगर ए और बी दोनों प्रेजेंट है तो ए बी ब्लड ग्रुप बोल दिए, ठीक है। और अगर कुछ नहीं प्रेजेंट है यानी जीरो, तो उसको हम लोग ओ बोल दिए, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप। अब देखो, अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ जाननी होगी, ठीक है, एक साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। इन्होंने एक लॉ दिया, ठीक है, एक लॉ दिया जिसके मुताबिक जो आपका एंटीजन आपके सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है, आरबीसी की ध्यान से सुनो, जो आपका एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, उसका करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी जो है वो आपके प्लाज्मा में एब्सेंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब मान लो मेरा, यहाँ लिखते हैं नीचे, ठीक है, मान लो ये मेरा आरबीसी है, ठीक है, इस पे एक सरफेस एंटीजन प्रेजेंट है ए टाइप, ठीक है। तो ए का एंटीबॉडी क्या होगा, एंटी ए, एंटीबॉडी, ठीक है। ए बी इज फॉर एंटीबॉडी, ठीक है, ए जी इज फॉर एंटीजन, ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। एंटी ए एंटीबॉडी, ठीक है। तो अगर ये वाला ब्लड सेल मेरे प्लाज्मा में है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी है ये नहीं होगा मेरे ब्लड में। अगर हुआ तो फिर मेरा ही ब्लड क्लॉट कर जाएगा ना, ठीक है। तो ये नहीं होगा मेरे ब्लड में, इसका करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी नहीं होगा, ठीक है। इसको हटाते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक और लॉ दिया, ठीक है, जो सेकेंड लॉ है, और उसमें बोला कि अगर इसका उल्टा चीज़, अगर आपका एंटीजन प्रेजेंट था सरफेस पे तो आपका एंटीबॉडी, उसका करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, उसी का एंटीबॉडी आपका नहीं होगा प्लाज्मा में। लेकिन अगर कोई एंटीजन एब्सेंट है सरफेस से, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मस्ट बी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, ठीक है। मतलब अगर मेरा ए नहीं है वहाँ पे तो मेरा एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होना चाहिए प्लाज्मा में, ठीक है। ये समझ आ गया। तो लैंडस्टीनर लॉ को अगर हम लोग अप्लाई करें तो यहाँ पे देखो, अगर सरफेस एंटीजन ए है, ठीक है, तो आपका इसका करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पे बी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो एंटी बी एंटीबॉडी यहाँ बनेंगी, ठीक है, प्लाज्मा में। वैसे ही अगर आप बी एंटीजन आपके आरबीसी पे है, ठीक है, तो उसका करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी नहीं होगी, यानी एंटी बी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, क्योंकि ए एंटीजन यहाँ नहीं है तो उसका करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी होगा, ठीक है। तो एंटी ए एंटीबॉडी, अगर आपका एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज नहीं होंगे, तो किसके होंगे, अब सी तो है नहीं तो किसी के नहीं होंगे यहाँ पे एंटीबॉडी, ठीक है, ये भी समझ आ गया। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, यानी ए भी नहीं है बी भी नहीं है, तो आपका दोनों का ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा प्लाज्मा में, ठीक है। तो एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। ये समझ आ गया, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया है, एकदम स्क्रैच से उठाया हम लोग, पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड किए, किस पे बिल्ड किए, लेस्टिनर लॉ पे, जो भी अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। अब देखो, ब्लड ग्रुपिंग करते क्यों हैं, क्योंकि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, अगर एक आदमी को दूसरा आदमी का ब्लड ग्रुप यानी डिफरेंट ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो ब्लड तुरंत कोआगुलेट कर जाएगा और बहुत ही भयंकर हादसा हो जाएगा, पेशेंट मर जाएगा। उससे पहले हम लोग ब्लड को मैच करके देखते हैं कि क्या सेम ब्लड ग्रुप है, तभी हम लोग डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो दो चीज़ और है। अब आप देखो, जो भी मुझे एंटीजन डालना है, जो भी ब्लड का एंटीजन डालना है, बस उसकी एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट हो, यानी आप बी में बी ब्लड ग्रुप दे सकते हो, ठीक है, लेकिन आप बी में ए नहीं दे सकते हो, क्योंकि उसके अगेंस्ट एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है, देखो एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन आप ए बी में अगर देखो कि किसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है, तो हमने क्या चालाकी की कि हम इसको ए ब्लड ग्रुप भी दे सकते हैं, दे सकते हैं, किसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी है ही नहीं। हम लोग इसको बी ब्लड ग्रुप भी दे सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसको ओ ब्लड ग्रुप भी दे सकते हैं, हम्म, क्योंकि किसी के अगेंस्ट एंटीजन मतलब एंटीबॉडी इसके पास प्रेजेंट ही नहीं है, नील है, ठीक। वैसे ही हमने देखा कि हम लोग
ऐसा एंटीजन नहीं दे सकते हैं जो एक इन्वोक कर दे इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ देखो, ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन ही नहीं है, कोई एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ब्लड ग्रुप को हम लोग ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, और ए बी वाले को भी दे सकते हैं, ठीक है। कोई अगर एंटीजन ही नहीं है तो उसके अगेंस्ट आपका एंटीबॉडी जो फॉर्म भी हो रहा है, ठीक है, वो तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। आपका एंटीजन ही नहीं है वहाँ, तो किसके अगेंस्ट रिएक्शन होगा? रिएक्शन जब भी होता है एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में होता है, जो आप 12th में पढ़ोगे, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो ओ ब्लड ग्रुप है, इसका नाम पड़ गया यूनिवर्सल डोनर, मतलब ये सबको दे सकता है। और इसी वजह से ए बी का नाम पड़ गया यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब ये रिसीव सबसे कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपको ये याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में कैसे आप रिकॉल करोगे, तो इस फ्लो चार्ट की तरह आप इसको याद रख लो। यूनिवर्सल डोनर एक तरफ ओ आप लिखोगे, ठीक है, फिर बीच में ए लिखोगे और बी नीचे और बीच में ए बी, ठीक है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ओ कैन गिव टू ए कैन गिव टू ए बी, ओ कैन डायरेक्टली गिव टू ए बी, एंड ओ कैन गिव टू बी, एंड बी कैन गिव टू ए। तो ये आपका एक साइकिल बन गया। इसको ये आपकी इनिशिएटिव नहीं दिया, लेकिन इसको याद कर लोगे तो इससे आपका क्वेश्चन सॉल्विंग जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। बाकी इसमें थ्योरी में वही दिया है, ठीक है, जो बताया मैंने। सीवियर क्लम्पिंग को अवॉइड करने के लिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी को अवॉइड करने के लिए कंपैटिबिलिटी मैच की जाती है, ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे वही चीज़ जो हमने देखी है अभी एकदम अच्छे से टैबलेटेड फॉर्म में, वो दिखाई भी है। अगर ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो एंटीजन सरफेस पे क्या होगा, ए, ठीक है, और उसका करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एब्सेंट होगा, तो किसका प्रेजेंट होगा, एंटी बी, ठीक है। और डोनर ग्रुप यानी कि डोनेट कौन कौन कर सकता है, ए और ओ दे सकता है, ठीक है। वैसे बी के लिए भी सेम चीज़, बस यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। ए बी के लिए एंटीजन ए और बी प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं है, तो इसको डोनेट कौन कौन कर सकता है, ए बी और ओ, ओके। ओ पे एंटीजन कुछ नहीं है, एंटीबॉडी आपका ये है, तो डोनर सिर्फ इसको ओ दे सकता है, ओके। अब देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो हमने देख ली, ठीक है। कौन है डोनर, ओ, एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट इज ए बी, ओके। ये आपकी बात हो गई एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की। अब एक और ऐसे ही एंटीजन प्रेजेंट होता है आरबीसी के ऊपर, जिसको बोलते हैं आरएच एंटीजन, ठीक है। तो हम लोग उसी से स्टार्ट करते हैं, आरएच एंटीजन से, ठीक है। अगर आरबीसी के ऊपर आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उस ब्लड को बोलते हैं हम लोग आरएच पॉजिटिव। अगर ऐसा ही आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे आरएच पॉजिटिव। अगर नहीं प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, तो आरएच नेगेटिव बोलेंगे, आरएच नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। अब अगर ये एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर ये एंटीजन अगर प्रेजेंट है, तो इसके अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी बना दी गई, ठीक है, इसके अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी बना दी गई, एंटी आरएच एंटीबॉडी, तो ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगी और क्लम्पिंग कॉज करा देगी, ठीक है। तो इसलिए इसका मेन रोल आता है आपका जब आपकी आरएच नेगेटिव मदर होती है, ठीक है, मतलब कि उसके पास आरएच एंटीजन नहीं है, लेकिन जो उसका फीटस है, ठीक है, उसमें आरएच पॉजिटिव है, मतलब वो उसके पास आरएच एंटीजन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप एक फ्लोचार्ट की तरह इसको देखो और एकदम कहानी की तरह सुनो। फिर जो थ्योरी है वो तो लिखी हम लोग देखेंगे ही, लेकिन इसको कहानी की तरह पहले सुनो, ठीक है। मान लो एक कोई फीमेल है, ठीक है, वो प्रेग्नेंट हुई। वो फीमेल का जो ब्लड ग्रुप है वो आरएच नेगेटिव है, मतलब कि उसमें आरएच एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। लेकिन जो उसका फीटस है, क्योंकि वो तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन से बन रहा है, ठीक है, मेल और फीमेल के, तो उसमें आपका एंटीजन प्रेजेंट आ गया, ठीक है, आरएच पॉजिटिव ब्लड है उसका, ठीक है। और जब प्रेग्नेंट होती है कोई फीमेल, ठीक है, तो उसका ब्लड कुछ फीटस के साथ वो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आपकी फर्स्ट डिलीवरी होती है, मतलब ये जो बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, तब जो आपका मदर का आरएच नेगेटिव ब्लड था, वो कांटेक्ट में आ गया आरएच पॉजिटिव ब्लड के साथ। इससे क्या हुआ कि जो आपका जो आरएच नेगेटिव ब्लड था मदर का, वो सेंसिटाइज्ड हो गया, ठीक है। वो देखा कि आरएच एक एंटीजन है जो फॉरेन है, अब मुझे उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनानी है कि इसको मारना है, ठीक है, इसको मारना है। तो मदर ब्लड नाउ हैव एंटी आरएच एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडी छोटी छोटी होती हैं, ठीक है, ये प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती हैं, क्रॉस प्लासेंटल बैरियर, ठीक है।
तो जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी, ठीक है, तो ये एंटीबॉडी जाके वहाँ आपका क्लम्पिंग करा देगी बच्चे में, ठीक है। तो उसके वजह से सीवियर अनीमिया आपको कॉज दिखेगा और सीवियर जॉन्डिस दिखेगा, ठीक है, जिसको हम लोग दो नाम से जानते हैं, एक एचडीएन और एक इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, ठीक है। एचडीएन इज फॉर हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूली बॉर्न, ठीक है, हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूली बॉर्न, और इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे डायग्राम से मैंने दिखाया भी है कि ये आपका प्लासेंटा, ठीक है, यहाँ मदर से एंटीबॉडी आपकी ट्रांसफ़र हो गई फीटस में और यहाँ पे कॉज करा दी ब्लड क्लम्पिंग। तो यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है कि RH नेगेटिव मदर थी, RH पॉजिटिव फीटस था, एक्सपोजर हुआ, एंटीजन बन गया अगेंस्ट, सॉरी एंटीबॉडी बन गया अगेंस्ट एंटीजन RH। ओके, अब सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में, ठीक है, जब उसने सेंस किया, वो जो एंटीबॉडी थी वो ट्रांसफ़र हुई और आपकी फीटस में बहुत ज़्यादा क्लम्पिंग करा दी ब्लड की, साथ ही साथ सीवियर जॉन्डिस भी देखने को मिला आपको, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? मेडिकल साइंस तो इतनी पीछे नहीं है कि इसका सॉल्यूशन ही निकाली होगी। तो कुछ नहीं करना है आपको, जो मदर है, ठीक है, उसको आपको एंटी RH एंटीबॉडी दे देनी है, सिंपल। जो एक्सपोजर के वजह से जो एंटीजन जो एक्सपोजर हुआ था RH एंटीजन, ठीक है, जो एक्सपोजर था RH एंटीजन का, उसको किल कर दो, इसी को मार दो, ठीक। वही यहाँ लिखा है, बाय अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग anti-RH antibodies to the mother immediately after delivery of the first child। मतलब वो मेमोरी बनने ही मत दो इम्यून सिस्टम में, उसको पहले ही मार दो, ठीक है, जिसकी वजह से वो एक्टिव ही ना कर पाए इम्यून रिस्पॉन्स मदर में, ठीक है, जिसकी वजह से जो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज होगी उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको क्या देना है, बस डॉक्टर की तरह इलाज में एक इंजेक्शन देना है जिसमें anti-RH एंटीबॉडीज़ होंगी, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पूरी कथा कहानी सुनाई गई है, ठीक है। रीसस मंकी से नाम लिखा था इसलिए RH आ गया, ठीक है। ये सब सवाल मॉक टेस्ट में आएंगे, आपका नीड में नहीं पूछने वाला है रीसस, ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट में दे सकता है, तो याद रख लो रीसस मंकी, ठीक है। और बाकी सब तो हमने देख लिया, सेपरेट प्लासेंटा वाला चीज़ भी ओके। तो इसका सॉल्यूशन था एंटी-RH एंटीबॉडीज़ दे दो, तो वो सेंसिटाइजेशन ही नहीं हो पाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल केस है और आपको ये नीट में बार 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 पूछता है, ठीक है। अभी हम लोग सॉल्व भी करेंगे, उसमें भी आपको ये दिख ही जाएगा क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से समझ गए हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं ब्लड क्लॉटिंग पे। ये एक अलग झंझट होता है, लोग को इसमें इतना कन्फ्यूजन है, लेकिन अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि बेटर देन वन शॉट सीरीज आप देख रहे हो और आपको अब कोई क्वेश्चन इसके बाद आपके दिमाग में नहीं आना है, ठीक है। आना भी है तो कमेंट कर देना, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग हम लोग देखने वाले हैं, इसको भी एक कहानी की तरह आप सुनो, समझो, तो आपको समझ आएगा, ठीक है। यहाँ हमने देखा ब्लड वेसल, ऐसे ब्लड वेसल है, इसमें बहुत सारे प्लेटलेट्स भी हैं, ठीक है, सारे सेल कंपाउंड्स भी, लेकिन प्लेटलेट्स भी हैं, ठीक है। एक इंजरी हुई, ठीक है, यहाँ पे एंडोथीलियम इंजर हुआ आपका, ओके। एंडोथीलियम जब इंजर हुआ आपका, ठीक है, तो वहाँ पे प्लेटलेट्स एक्टिवेट हुए और आपके प्लेटलेट्स जो हैं, ठीक है, वो रिलीज कराते हैं एक केमिकल जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन हेल्प करता है एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाने में, ठीक है, जिस एंजाइम कॉम्प्लेक्स का नाम है थ्रोम्बोकाइनेस, थ्रोम्बोकाइनेस, ठीक। अब ये थ्रोम्बोकाइनेस आपका एक इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर जो कि आपका प्रोथ्रोम्बिन है, उसको थ्रोम्बिन यानी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। ये समझ आया? अब ये जो थ्रोम्बिन है, ये आपका इनएक्टिव फिब्रिनोजेन को एक्टिव फिब्रिन में कन्वर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। ये फिब्रिन जो है आपका, ये फाइनली क्लॉट बनाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे मैश बना देता है जिसमें आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स और सेलुलर एलिमेंट्स आके ऐसे जुड़ जाते हैं और ये क्लॉट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्लॉट बन गया और ये फाइनली आपका फिर ब्लड नॉर्मली मूव करने लगा, कोई दिक्कत नहीं।
तो हमने 3 चीज़ें देखी कि जब आपका इंजरी हुआ, वहाँ प्लेटलेट एक्टिवेट हुआ, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ किया। थ्रोम्बोप्लास्टिन हेल्प करता है एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेस। थ्रोम्बोकाइनेस फिर आपका ऐड करता है प्रोथ्रोम्बिन पे, उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। फिब्रिन आपका फाइन मैश बनाता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग दिखती है। ओके, ब्लड क्लॉटिंग भी आपका हो गया। इसमें बस एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम आयन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। बाकी हमने पूरी कथा कहानी हमने देख ली है, ठीक है। कोई भी इंजरी होती है उसके वजह से आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है प्लेटलेट्स में, जिसकी वजह से फिर आगे थ्रोम्बोकाइनेस, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन, और फिर थ्रोम्बिन आपका फिब्रिनोजन को फिब्रिन में। क्वेश्चन उससे बन जाएगा, ठीक है। ये कथा कहानी वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अब आते हैं हम लोग डिटेल में, जो हमने वहाँ देखा था लिम्फ के बारे में थोड़ा सा, ठीक है, कि लिम्फ उन चारों फ्लूइड्स में से लिम्फ एक अलग कैसे होता है, ठीक है। अब उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं कि लिम्फ आखिर आगे इसमें थोड़ा सा कुछ कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स एडेड है, ठीक है। वहाँ पे हमने देख लिया था कि सराउंडिंग सेल्स हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। सराउंडिंग सेल्स है, उनके बीच में अगर लीक हो रहा है, ठीक है, उसका नाम हो गया टिश्यू फ्लूइड, जिसमें आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं होता है और प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है। प्रोटीन नहीं होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं होता है। ये जब आपके स्पेशल लिम्फेटिक वेसल्स में ट्रैवल कर जाता है, ठीक है, तो उसका नाम पड़ जाता है आपका लिम्फ। लिम्फ, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स फाइनली आपके ड्रेन करते हैं वेन्स में, ठीक है। वेन्स में जाके ड्रेन करता है, ठीक है। आर्टरी वेन हमने पढ़ा है, वेन में जाके ड्रेन करता है, ठीक है। इंटेस्टाइन में जो आपका लिम्फेटिक वेसल्स है उनका नाम है लैक्टियल्स, ठीक है। ये फैट के एब्जॉर्प्शन में काम देता है। लेकिन अब इसको पढ़ के क्या फ़ायदा, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है इससे। जब आप डाइजेशन पढ़ते, जो अब नहीं है आपके लेक्चर में, तो उसमें भी मतलब आपके कंटेंट ही में नहीं है वो, ठीक है। तो उसमें ये बताया गया था कि कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एक चैप्टर हुआ करता था, अब नहीं है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में लैक्टियल्स काम आते हैं। वेयर एज लिम्फोसाइट का अगर कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए तो ये कलरलेस है, ठीक है, और लिम्फोसाइट्स इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स के लिए लिम्फोसाइट प्रेजेंट हैं, जिनका उनका नॉर्मल फीचर ही था वो, ठीक है, हमने देखा। तो लिम्फ के बारे में ये कुछ कहानी थी, ठीक है। एक चीज़ और कि लिम्फ का जो न्यूट्रिएंट और उसमें हार्मोन भी प्रेजेंट होता है, न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं और हार्मोन भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखें, एनसीईआरटी की लाइंस भी देख लेते हैं जल्दी से। Some water, along with many small water-soluble substances, move out into the spaces between the cells of the tissue, leaving larger protein and most of the formed element in the blood vessel. ठीक है. Exchange of nutrient gases between the blood and the cell always occur through this fluid. And also, lymph is colorless fluid containing specialized lymphocyte which is responsible for the immune response. तो lymphocyte आपका present है, ठीक है. फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टियल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। यही मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की थी। सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं लिम्फ के बारे में भी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सर्कुलेशन पे, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। इसको एकदम ध्यान से समझना और कंटिन्यू करते हैं इसको हम लोग। सर्कुलेटरी पाथवे दो तरह का होता है, एक ओपन और एक होता है क्लोज्ड, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या देखा जा रहा है, ठीक है। जो हार्ट है आपका, ठीक है, हार्ट पंपिंग ऑर्गन है, वो पंप करता है ओपन साइनसेस यानी ओपन स्पेसेस में ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर आर्थ्रोपॉड्स एंड मॉलस्क, ठीक है। बस इसको याद कर लो, एग्जाम्पल आर्थ्रोपॉड और मॉलस्क, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है आपका एग्जाम्पल में ये चीज़ देखने को मिलती है। वेरस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। ब्लड वेसल जैसे वेन और आर्टरीज में, ठीक है। जो आपका ब्लड फ्लो कर रहा है वो वेन और आर्टरीज में फ्लो कर रहा है, ठीक है, यानी क्लोज्ड वेसल्स में। अब आते हैं हम लोग, इसका एग्जांपल देखो, एनालिड एंड कॉर्डेट्स। एनालिड्स एंड कॉर्डेट्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। वेयर एज अब हार्ट का थोड़ा सा हम लोग देखते हैं चेम्बर, ठीक है, चेम्बर्स देखते हैं हार्ट का। फिशेज में दो चेम्बर हार्ट होता है, एक ऐसे वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है और एक ऑरिकल प्रेजेंट होता है, यानी एट्रियम प्रेजेंट है, ठीक है। आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड पूरे बॉडी से आता है एट्रियम में, एट्रियम से जाता है वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से पंप किया जाता है उसको गिल्स में, ठीक है। गिल्स में वो ऑक्सीजनेशन होता है और उसके बाद वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हुए फिर डीऑक्सीनेट हो जाएगा और फिर वापस से नीचे एट्रियम में आ जाएगा। तो ये एक सर्कुलेशन बना, ठीक है। इसमें एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट है और गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और फिर पूरे बॉडी में ऐसे से ऑक्सीजन डीऑक्सीनेट होते होते वापस से एट्रियम में आ गया, ठीक है। अब अगर आप बात करते हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की, तो अब इसमें अपग्रेड आ गया, ठीक है। तो आपका 3 चेम्बर्ड हार्ट होगा, जिसमें
आपका 2 एट्रियम है और 1 वेंट्रिकल है, ठीक है। ये कॉमन वेंट्रिकल है, ये वाला, ठीक है। ये एक एट्रिया आपका ये वाला, एक एट्रिया ये वाला, ठीक है। एक तरफ से राइट साइड से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, लेफ्ट साइड से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। दोनों की मिक्सिंग हो जा रही है यहाँ पे, ठीक है। और फिर मिक्सिंग होकर पंप हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है कि सारे ही रेप्टाइल्स में ये नहीं होता है, आपके क्रोकोडिलियंस में ये नहीं है, ठीक है। क्रोकोडिलियंस में ये नहीं है, क्रोकोडाइल्स में ये नहीं है, ठीक है। क्रोकोडाइल्स में आपका 4 चेम्बर्ड हार्ट अलॉन्ग विथ बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स एंड मैमल के साथ 4 चेम्बर्ड हार्ट है, जिसमें 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। इसको तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है एग्जाम्पल्स और कितने चेम्बर्ड हार्ट हैं। फिशेज में 2 चेम्बर्ड है, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल, ठीक है। रेप्टाइल्स जो है आपके एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स, ठीक है, 3 चेम्बर्ड है। वेयर एज क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है, 4 चेम्बर्ड हार्ट है। सो अब जब हमने सर्कुलेटरी पाथवेज सारे देख लिए हैं, ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब हम लोग देख लिए कितने चेम्बर्ड हार्ट थे, किसमें क्या क्या था। बस एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यही क्वेश्चन बनती है कि आपका रेप्टाइल्स में एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स 3 चेम्बर्ड है, क्योंकि क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर्ड हार्ट है। ये एक क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। उसको हम लोग अच्छे से देख लिए हम लोग, तो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। देखते हैं अब सर्कुलेटरी पाथवेज, ठीक है, ओपन और क्लोज, जो कि हमने देख लिया, ठीक है। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, आर्थ्रोपॉड मोलस्क, वेज एनालिड एंड कॉर्डेट्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। वेज 2 चेम्बर्ड हार्ट, 3 चेम्बर्ड हार्ट, 4 चेम्बर्ड हार्ट हमने देख लिया। फिशेज में आपका सिंगल सर्कुलेशन दिखा, ठीक है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि मिक्सिंग हो जा रही थी तो 3 चेम्बर्ड हार्ट वालों में था, ठीक है। और डबल सर्कुलेशन जो हमने देखा, देखेंगे भी अभी, यानी कि एक सर्कुलेशन आपका हार्ट से पूरा लंग से ऑक्सीजनेट होते हुए वापस हार्ट में आ रहा है, ठीक है। दूसरा सर्कुलेशन आपका हार्ट से पूरे बॉडी में जा रहा है और डीऑक्सीजनेट होते हुए वापस आ रहा है, ठीक है। तो 2 सर्कुलेशन हो गया, इसलिए इसका नाम है डबल, 2 मतलब डबल, तो डबल सर्कुलेशन यहाँ नाम पड़ा। 4 चेम्बर्ड हार्ट में फीचर है, ठीक है। ये पूरा कथा कहानी था सर्कुलेटरी पाथवे का। अब हम लोग चलेंगे पूरा अच्छे से ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हार्ट है, ठीक है। हार्ट से पहले आप उसको एक ओरिएंटेशन बनाने के लिए मैंने आपको यहाँ स्कीमेटिक डायग्राम बताया है, ठीक है। इसको एकदम ध्यान से समझेंगे हम लोग, टाइम लगाएंगे लेकिन समझ जाएंगे, ठीक है, तो बहुत अच्छा होगा। जैसे देखो, थोड़ा पहले नीचे आओ तुम, नीचे आओ। मान लो मान लो ये मेरा हार्ट है, ठीक है, ये मेरा हार्ट है। अगर मैं इसको देख रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि ये मेरा राइट हैंड है, तो इस साइड मैंने इसको एक ऐसा प्लेन में डिवाइड किया, ठीक है, राइट और लेफ्ट। राइट हैंड ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है। मैंने इसको डिवाइड किया, आई होप सो आवाज़ आ रही हो, ठीक है। ये मेरा राइट हैंड, मैंने इसको एक राइट हाफ में डिवाइड किया, ठीक है, और एक लेफ्ट हाफ में डिवाइड किया, ठीक है। मैंने एक बीच से भी प्लेन काटा, जिसमें ऊपर वाला डिवाइड हुआ और नीचे वाला डिवाइड हुआ, ठीक है। ऊपर वाले को मैंने बोला एट्रिया, ऊपर वाले को मैंने बोला एट्रिया, नीचे वाले को मैंने बोला वेंट्रिकल, ठीक है, नाम दिए। अब ओरिएंटेशन लेते हैं हम लोग, ये राइट साइड है, ठीक है, तो ये क्या हुआ मेरा राइट एट्रिया, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये मेरा हुआ लेफ्ट एट्रिया। वैसे ही ये राइट साइड है, तो ये नीचे वाला वेंट्रिकल क्या कहलाएगा, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड है, तो नीचे वाला वेंट्रिकल क्या कहलाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अगर इसको हम लोग डिवाइड करें तो कुछ ऐसा डिवीजन बनेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल कुछ ये, ठीक है, शायद शाइन कर रहा हो, नहीं दिख रहा हो, लेकिन आर लिखा हुआ है राइट एट्रिया, ठीक है, ये नीचे राइट वेंट्रिकल, तो ये। अब जब हम लोग इसको पेपर पर रखेंगे तो वहाँ चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है, ओरिएंटेशन नहीं बन पाता है कि क्या हो रहा है, ठीक है, वो समझो। जब ये हार्ट है, यहाँ सीने में हार्ट है, ठीक है, इसको मैंने बाहर निकाला, और जब मुझे स्टडी करना है, क्योंकि अभी बाहर निकाला तो मुझे क्या दिख रहा है, पीछे का पोर्शन दिख रहा है, पीछे तो देखना नहीं है मुझे तो आगे देखना है, ठीक है। तो जब ये हार्ट बाहर निकाला तो मुझे स्टडी करना है, तो मुझे इसको ऐसे पलटना होगा, ठीक है। अब मैं इसे स्टडी कर सकता हूँ। इसको ऐसे स्टडी करने के लिए पेपर पे भी ऐसे ही रखना होगा। तो मैंने जब पेपर पे इसको रखा, तो जो अब मैं पढ़ रहा हूँ इसको, ठीक है, जो अब मैं इसे ऐसे पढ़ रहा हूँ, तो जो मेरा राइट था अब वो यहाँ लेफ्ट हो गया, और जो लेफ्ट था वो यहाँ राइट हो गया, ठीक है। तो राइट एट्रिया इस साइड आया, ठीक है, राइट
लेफ्ट एट्रिया इस साइड हो गया और राइट वेंट्रिकल इस साइड और लेफ्ट वेंट्रिकल इस साइड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर कि हम लोग ओरिएंटेशन कैसे देख रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हें समझ आएगी बात जब हम लोग इसको कॉपी में देखेंगे। देखो, अब इसको ध्यान से देखो। चिप्स का पैकेट हमने सामने रखा, यानी हार्ट को हमने सामने ले आया अब, ठीक है। तो अब ये ओरिएंटेशन तुम्हें समझ आ रही होगी कि राइट एट्रिया यहाँ है, लेफ्ट एट्रिया यहाँ है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये हमने स्ट्रक्चर अप्रोच देखा। आगे देखते हैं हम लोग कि कहाँ से क्या आ रहा है और कहाँ जा रहा है, ठीक है। स्कीमेटिक डायग्राम से समझोगे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपका, ठीक है, पूरे बॉडी में से आता है। कैसे आता है? सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा वेन है, बड़ी बड़ी वेन है, ठीक है, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और आपके राइट एट्रियम में पोर होता है, ठीक है। वैसे ही आपका पल्मोनरी वेन, जहाँ भी पल्मोनरी आता है तो आपको पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा? लंग से, ठीक है। तो लंग से लेके आती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कहाँ ड्रेन करती है? लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया में, ओके। अब राइट एट्रिया से कनेक्शन बना हुआ है राइट वेंट्रिकल में जाने का, ठीक है। और वो कनेक्शन गार्ड होता है एक वॉल्व से, ठीक है, क्योंकि जब वेंट्रिकल आगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो वापस से ब्लड पीछे ना चला जाए, ठीक है, यानी राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रिया में ना चला जाए। उसके लिए यहाँ पे वॉल्व होता है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व, यानी 3 कस्प्स होते हैं, इसमें ऐसे कप्स होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं। वैसे यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड में मिट्रल वॉल्व यानी बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है, मिट्रल इसका नाम है, ठीक है। मिट्रल वॉल्व प्रेजेंट होता है बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ ब्लड आ गया हम लोग के वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल के इससे कहाँ जाएगा? जब हम लोग देखें इसको आगे, तो फिर आपका राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है जिसका नाम है पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ पे डिऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि नाम आपका चेंज कर देता है, रिवर्स हो, जहाँ पल्मोनरी आया वहाँ आपका वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं फॉलो करेगा, ठीक है। और फिर वो लंग्स के थ्रू ले जाएगी, लंग्स में ऑक्सीजनेशन होगा, वापस पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में, ठीक है। एक ये सर्कुलेशन बना। दूसरा, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू एओर्टा राइज करती है। एओर्टा आपकी जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो पूरे बॉडी तक पहुँचाएगा, ओके। यहाँ पे दोनों को गार्ड करने के लिए, यानी एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक को, 3 कस्प वाले सेमिल्यूनर वॉल्व्स प्रेजेंट है। 3 कस्प ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 3 कस्प वाले वॉल्व प्रेजेंट होता है जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो आपने एक सर्कुलेशन देखा, ये वाला पूरे बॉडी में गया और वापस आके फिर हार्ट में ड्रेन किया, ठीक है। एक ये सर्कुलेशन देखा कि लंग्स तक गया और लंग्स से वापस हार्ट में आया, ठीक है। तो ये 2 सर्कुलेशन देखा हमने। ओरिएंटेशन चिप्स के पैकेट से समझा और आई होप ये समझ आया हो, क्योंकि ये विजुअलाइजेशन में दिक्कत होती है तब, क्योंकि समझ नहीं आता है कि मेरा तो ये लेफ्ट है, यहाँ पे राइट क्यों दिख रहा है, ठीक है। तो वो अब समझ आ गया आपको। हार्ट पूरा मसल से भरा हुआ होता है, ये हमें पता है, ठीक है। हार्ट का अगर आप डर्मल ओरिजिन देखो तो वो मीजोडर्म होता है, ठीक है, मीजोडर्म से बनता है। अब कुछ और फीचर्स हार्ट के बारे में वो देख लेते हैं, ठीक है। हार्ट मेसोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है। पेरिकार्डियम लेयर होता है, डबल वॉल्ड लेयर, एक बैग टाइप का मेम्ब्रेनस बैग टाइप का लेयरिंग होता है हार्ट के ऊपर, ठीक है, जो बीच में फिल्ड होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड से, ठीक है। फिर पेरिकार्डियल फ्लूइड यहाँ भरा हुआ होता है बीच में, ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट को शॉक से सबसे बचाव मिलता है, ठीक है, फ्लूइड फिल्ड, ओके। अब एक और चीज़ कि हार्ट जब देखा गया तो राइट एट्रिया और राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया के बीच का जो मसल लेयर है, ठीक है, वो आपका थिन मस्कुलर कहलाया है, थिन मस्कुलर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एम्फेसाइज नहीं करते हैं लोग, यहाँ ध्यान देना कि थिन मस्कुलर नाम दिया गया है दोनों एट्रिया के बीच के लेयर को, ओके। वाइल दोनों वेंट्रिकल के बीच के लेयर को थिक मस्क्यूलर बोला गया, यानी कि थिक है, ये ज़्यादा थिक है। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो उसको थिक मस्कुलर लेयर चाहिए, तो यहाँ पे थिक है, ठीक है। वेयर एज जो एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करता है तो उसको एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे, ठीक है। और वो यहाँ थिक फाइब्रस है, मस्कुलर नहीं, फाइब्रस, ठीक है, वो भी थिक फाइब्रस। तो यहाँ पे ये कीवर्ड है, ये क्लियर हो गया। अगर ये डायग्राम देखो आप, तो यहाँ पे आपका जो वॉल्व है, ये वाला वॉल्व, ठीक है, ये वॉल्व जो है
ठीक है, वो एक कॉर्डे टेंडिनी से अटैच्ड है आपके वेंट्रिकल के वॉल्स पे, ठीक है। और वेंट्रिकल के वॉल से ये जो प्रोजेक्शंस निकल रही है इनको हम लोग बोलते हैं पैपिलरी मसल्स, पैपिलरी मसल्स, ओके। कॉर्डे टेंडिनी से अटैच्ड है आपका कस्प, और जब ये वाला जो आपका पूरा एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये वाला ऐसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो ये कस्प वापस से खुल ना जाए पीछे जाके एट्रिया में, उसको पकड़े रहता है ये कॉर्डे टेंडिनी, ठीक है, ऐसे करके पकड़े रहेगा कि बैक फ्लो हो रहा है लेकिन उसको प्रिवेंट कर रहा है, बंद हुआ कस्प, लेकिन अब इससे ज़्यादा नहीं जाने देगा कस्प को, ठीक है। विजुलाइज अगर कर पा रहे हो, ठीक है, ये वेंट्रिकल, इसमें यहाँ पे कस्प ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, और ऊपर में एट्रिया, यहाँ से प्रेशर बना तो ये बैक फ्लो को तो रोक रहा है, ठीक है, और ऐसा भी ना हो कि इतना प्रेशर बने और ये कस्प ऊपर की तरफ खुल जाए एट्रिया में, तो उसको पकड़े रखता है आपका कॉर्डे टेंडिनी, ठीक है। ये याद हो गया। साथ ही साथ हमने सारे फ्लोज देख लिए, ठीक है। एओर्टा देखा हमने, ठीक है, एओर्टा यहाँ से अराइज करी पीछे से जाके ऐसे, पल्मोनरी ट्रंक यहाँ से ऐसे अराइज कर रही है, ठीक है, आपका राइट वेंट्रिकल से, वेरेज सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा आपका ड्रेन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ आपका कोरोनरी साइनस भी एक होता है, वो भी यहाँ ड्रेन करता है, लेकिन अभी उसका डिस्कशन नहीं करते हैं हम लोग, उसमें वो बाद में कर लेंगे, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स ऐसे ऐसे आई, ठीक है, ये भी पल्मोनरी वेन्स आई और इधर आके आपके लेफ्ट एट्रिया में खुली, ठीक है। और आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो आपका एओर्टा से बाकी पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचाएगा, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये सर्कुलेशन हमने समझ लिया। हार्ट की बात करें, ठीक है, इट इज स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट मेसोडर्मल, और आई मतलब डिराइव्ड ऑर्गन है, ओके। क्लेंच्ड फिस्ट के साइज का होता है, इतना बड़ा हार्ट होता है आपका, ठीक है। साथ ही साथ इंटर एट्रियो सेप्टम हमने देख लिया, इंटर वेंट्रिकुलर देख लिया, और इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर भी देख लिया, ठीक है। सेमिनल वॉल्स प्रेजेंट है आपकी पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में, ये भी देख लिया हमने, और एनी बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करता है। अब आते हैं हम लोग मेन चीज़ पे, जो कि है आपका नोडल टिश्यू, ठीक है। इस नोडल टिश्यू को बोलते हैं स्पेशलाइज्ड मस्क्यूलेचर थ्रू आउट, ठीक है, और उसका नाम है नोडल टिश्यू, ठीक है। नोडल टिश्यू ऐसा स्पेशलाइज्ड मस्क्यूलेचर है जो आपका थ्रू आउट प्रेजेंट है आपके हार्ट में, ठीक है। अब देखो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। अगर राइट एट्रियम, ये आपका राइट एट्रियम है, ठीक है, फिर से चिप्स को लेते हैं, ये आपका राइट एट्रियम है, ठीक है। राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर यहाँ पे, ठीक है, जहाँ ये 20 रुपये लिखा है, अपर राइट कॉर्नर पे आपका प्रेजेंट है साइनो एट्रियल नोड, वेज राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे प्रेजेंट है आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, AVN, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो AVN का जो बंडल निकला, तो बंडल ऑफ हिज नाम है उसका, ठीक है। आपका इंटर वेंट्रिकल मतलब आपका जो दोनों वेंट्रिकल के बीच का है, वहाँ पे आपका बंडल ऑफ हिज प्रेजेंट है, और पूरे वेंट्रिकल के आपके मस्कुलेचर में, पूरे वेंट्रिकल के मस्कुलेचर में आपका परकिनी फाइबर्स प्रेजेंट है, परकिनी फाइबर्स, ठीक है। साइनो एट्रियल नोड्स, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, बंडल ऑफ हिज, परकिनी फाइबर्स, ठीक है, समझ आ गया। वही यहाँ पे इस डायग्राम से दिखाया हुआ है, जो कि अब बहुत ही क्लियर हो गया होगा, ठीक है। साइनोएट्रियल नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड परकिनी फाइबर्स, ओके। और ऐसे ही इम्पल्स ट्रैवल करता है पूरे हार्ट में, ठीक है। यहाँ देखते हैं स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर विच इज नोडल टिश्यू, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। पैच इन द अपर राइट कॉर्नर, ओके, इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, ओके। Bundle of nodal fibers, which is AV bundles, okay. AV bundle continues from the AVN, okay. एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से AV बंडल जो हमने देखा, ठीक है, जो कि बंडल ऑफ हिज भी नाम है उसका, ओके। राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच में डिवाइड होता है, फिर परकिनी फाइबर्स में डिवाइड होता है। नोडल मस्कुलर हैज एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इसलिए हार्ट जो आपका है वो ऑटो एक्साइटेबल है, ओके। साइनोवियल नोड जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, यानी 70 से 75 पर मिनट ये आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, इसलिए मैक्सिमम करता है, इसलिए इसको हम लोग पेस मेकर बुलाते हैं, ठीक है। कोई एवरेज बंदे को हम लोग लीडर नहीं बुलाते हैं, वैसे ही जिसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस होता है उसी को हम लोग लीडर बुलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइनोवियल नोड सबसे ज़्यादा हाई परफॉर्मिंग है, 70 to 75 पर मिनट, इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी एक्टिविटी ऑफ हार्ट, इसलिए इसको पेस मेकर नाम दिया गया है, दर्जा दिया गया है इसको, ठीक है। हार्ट नॉर्मल बीट 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट, एवरेज निकालोगे तो 72 टाइम, ठीक है।
तो 72 बीट्स पर मिनट हार्ट का वो है रेट, ठीक है। ये वही चीज़ यहाँ डायग्राम में भी दिखाई जो हमने स्कीमेटिकली देखी थी कि आपका साइनोएट्रियल नोड प्रेजेंट है, एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड और बंडल ऑफ हिज पर किडनी फाइबर्स यहाँ पे ऐसे जाके डिवाइड हो रहे हैं, ओके। अब हम लोग बात करते हैं कार्डियक साइकिल की, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ लगता है लोगों को, लेकिन इसको एकदम स्कीमेटिकली हम लोग सोचें और समझें तो ये भी बहुत आसान टॉपिक है। देखते हैं इसे। नॉर्मली जो है आपका हार्ट वो रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है, जॉइंट डायस्टोल में है। अगेन चिप्स के पैकेट को उठाते हैं, समझते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो आपका हार्ट है, ठीक है, नॉर्मली जो आपका हार्ट है वो रिलैक्स स्टेट में एकदम ऐसे है, कोई दिक्कत नहीं। सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा से आपका राइट एट्रियम जो है आपका, जो आपका राइट एट्रियम है वहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड ड्रेन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो पल्मोनरी वेन्स हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही हैं आपके लेफ्ट एट्रिया में और ड्रेन कर रही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड यहाँ फिल हो रहा है दोनों एट्रिया में, ठीक है। हार्ट ऐसे ही रिलैक्स स्टेट में यानी डायस्टोल में है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन इज सिस्टोल, रिलैक्सेशन इज डायस्टोल, ठीक है, हार्ट ऐसे ही है। नॉर्मली डायस्टोल स्टेट में ही 70% जो हमारा है वेंट्रिकल वो फिलअप हो जाता है, यानी कि एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है, ठीक है। नॉर्मली स्टेट में, रिलैक्स स्टेट में भर रहा है, 70% भर गया, ठीक है। इधर भी 70% भर गया, ठीक है, यहाँ से आके। अब क्या हुआ, साइनोएट्रियल नोड ने अपना इम्पल्स स्टार्ट किया देना, ठीक है। उसने इम्पल्स दिया तो साइमल्टेनियसली दोनों एट्रिया, ये वाला भी और ये वाला भी कॉन्ट्रैक्ट कर गए, यानी ये दोनों ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर गए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर गए। ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किए, जो 70% यहाँ भरा था अब वो 30% और भर जाता है, मतलब कि 100% आपका वेंट्रिकल फुल, ठीक है। ये चीज़ यहाँ बताई गई साइनोएट्रियल नोड से। अब आगे देखो, अब जो आपका सिग्नल है साइनोएट्रियल नोड से ट्रैवल किया एवी नोड तक, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड तक, ठीक है। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से बंडल ऑफ हिज एंड पूरे परकिडनी फाइबर्स में। अब यहाँ जैसे ही इम्पल्स आया, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, ठीक है, अब ये रिलैक्सेशन होगा और यहाँ पे अब कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये रिलैक्स हो जाएगा और यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। यहाँ जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इधर से आपका निकला कहाँ, पल्मोनरी ट्रंक, और ये राइट वेंट्रिकल से आपका कहाँ निकला, पल्मोनरी ट्रंक में, और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ निकला, एओर्टा में, ठीक है। तो अब यहाँ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, वो आपका कोइंसाइड करेगा एट्रियल डायस्टोल से, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टेड था, अब ये रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा वेंट्रिकल्स में, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही ये सिस्टोल होगा तो यहाँ पे हमने बात की थी कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में आपका कोई वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, वैसे ही लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये दोनों वॉल्व बंद होने चाहिए क्योंकि बैकफ्लो नहीं चाहिए हमें, ठीक है, ये दोनों वॉल्व बंद हो जाएंगे, ठीक है। इनकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लब, लब, ठीक है। अब देखो, अब वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अब वो रिलैक्स करेगा, ठीक है। अब वो वेंट्रिकल रिलैक्स किया, अब जैसे ही रिलैक्स किया तो जो सेमीलूनर वॉल्व्स थे आपके एक तरफ से एओर्टा में और एक तरफ से आपके पल्मोनरी ट्रंक में, वो वापस बंद होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब प्रेशर फॉल करेगा, जब ये रिलैक्स करेगा तो प्रेशर फॉल करेगा, ठीक है। प्रेशर फॉल करेगा, ब्लड वापस आना चाहेगा, लेकिन सेमिलुनर वाल्व जो है उसको प्रिवेंट करेगा, और एक साउंड जैसे सेमिलुनर वाल्व बंद होगा ना वापस आते हुए, ऐसे ढक से बंद होता है, तो उसको नाम दिया गया है डब साउंड, ठीक है। अब फिर न्यू सिग्नल आपका जनरेट होगा, ठीक है, अगेन कॉन्ट्रैक्शन होगा और फिर यहाँ पे फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा और फिर ऐसे ही हार्ट पंप करते रहेगा ब्लड को, फिर रिलैक्सेशन हुआ, जॉइंट डायस्टोल में गए पूरा सारे चेम्बर्स, फिर फिलिंग हुई 70% फिलिंग, फिर 30% फिलिंग, और फिर रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ब्लड गया, फिर वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, ब्लड वापस आना चाहेगा लेकिन नहीं आ पाएगा, ठीक है, फिर एक जॉइंट डायस्टोल फॉलोड बाय अगेन वेंट्रिकुलर एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। ये रिपीट होता रहेगा और एक साइकिल की तरह ये रिपीट होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग कार्डियक साइकिल। अब जो समझेंगे जल्दी जल्दी समझ आएगा कि यहाँ पे जॉइंट डायस्टोल में 70% आपका फिलिंग हो जाता है, 30% बाकी कुछ चीज़ जो कसर रह जाती है वो साइनोएट्रियल नोड के सिग्नल्स के थ्रू एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन से हो जाता है, फिर एवी बंडल और बंडल ऑफ हिज तक गया, ठीक है, वॉल्व क्लोजेज, ओके। whereas ventricles when they relax, okay, न्यू सिग्नल्स जो आपके बने, ठीक है,
वो वापस से ये काम कराते हैं, वैसे को एक साइकिल बनाते हैं। वॉल्व का कुछ इस तरीके से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर आप याद रखो तो आपको अच्छे से याद है। ये ब्लड वेसल दिखाई मैंने, ठीक है। यहाँ वॉल्व कुछ ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक तरफा अगर फ्लो हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब वापस आना चाहेगा ब्लड तो ये ऐसे बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो बैक फ्लो इज प्रोहिबिटेड। ये था कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल में एक और बात कि अगर आपकी हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट है, यानी 72 टाइम्स 60 सेकंड में, ठीक है। अगर आपको एक बीट का निकालना है कि कितना टाइम लग रहा है, एक कार्डियक साइकिल का निकालना है आपको, ठीक है, तो वो आप 60/72 करोगे, जिससे आपका अप्रॉक्स 0.8 सेकंड आता है, ठीक है। इस 0.8 सेकंड का डिवीजन आपको याद रखना चाहिए कि जो एट्रियल सिस्टोल था सबसे पहला स्टेप, ठीक है, वो 0.1 सेकंड है। जो आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो आपका 0.3 सेकेंड है, ठीक है। इसके साथ ही आपका एट्रियल डायस्टोल, यानी एट्रिया जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो अब रिलैक्स भी कर रहा होगा, वो कोइंसाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद 0.4 सेकेंड आपका जॉइंट डायस्टोल है, यानी कि एट्रिया वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कर रहे होंगे। इतना क्लियर हो गया। अब एक और चीज़, नई टर्मिनोलॉजी देखते हैं, ठीक है, जिसमें आता है एक वेंट्रिकल 70 ml ऑफ ब्लड पंप करता है। एक वेंट्रिकल, इसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम। कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रोक वॉल्यूम नाम है। अब बीट्स टोटल है 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। तो इस 70 को आप 72 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो आपका 5040 ml अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर आएगा, ठीक है। ये क्या हुआ, आपका टोटल ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट निकल गया, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। तो दो टर्मिनोलॉजी पता चली कि टोटल ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल, ईच मेड इज कार्डियक आउटपुट, वेर एज ईच ventricle can pump 70 ml of blood which is known as Stokes volume, ठीक है। ये समझ आ गया हमें, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी पे पूरी कहानी है। यहाँ पे हमने लब डब साउंड भी देख लिया। लब इज ड्यू टू AV valve closure, whereas dub is due to semilunar valve closure, ओके। यहाँ देखा हमने बाइकास्पिड ट्राइकास्पिड valves, साइनोवियल नोड जनरेशन, 30% एक्स्ट्रा फिलिंग, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, सिस्टोल की वजह से, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व, रिलैक्स जॉइंट डायस्टोर एंड जैसे रिपीटेड इन द सीक्वेंस। ये पूरी वही चीज़ है, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन वही चीज़ जो मैंने समझाई है, ठीक, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। इसलिए इसको रीडिंग डालना अभी टाइम वेस्ट है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे इसमें टॉपिक्स कवर करने हैं हमें, ठीक है। 0.8 सेकेंड आपका कार्डियक साइकिल का एक वो ड्यूरेशन है, ठीक है। आपको याद रखना है कार्डियक आउटपुट 5 लीटर है, ठीक है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज कराई जा सकती है, ठीक है, बाय ट्रेनिंग और हार्ट, बाय न्यूरल रेगुलेशंस, ठीक है, इसको इंक्रीज डिक्रीज करा सकते हैं आप। तो कार्डियक आउटपुट एक एथलीट का मच हायर होगा, ठीक है, ऑर्डिनरी मैन से। ये चीज़ यहाँ लिखी थी, वो मैंने बताई आपको। अब आते हैं मोस्ट कंफ्यूजिंग, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ECG, ठीक है। ECG की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो जो आपका ECG है, आप इसमें क्या गलती करके आते हैं हम लोग कि वहाँ जो आपको वर्ड लग रहा हो कि ये होगा इसका आंसर, वो उसका आंसर नहीं होता है, ठीक है। आपको लग रहा हो कि जो आपका जो भी चीज़ आया है, ठीक है, जो आपका ग्राफ है, ठीक है, तो वहाँ आपको लगेगा कि ग्राफ आपका रीडिंग है, लेकिन ग्राफ रीडिंग नहीं है, ग्राम आपका रीडिंग है और ग्राफ आपकी मशीन है, ठीक है। ऐसे याद रखो इसको, जो चीज़ आप सोचोगे उसका उल्टा है। ग्राफ आपकी मशीन है, ग्राम जो आएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। वेयर एज जो मशीन है उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आपकी मशीन का नाम है। साइंटिस्ट जो थे इंथोवेन, इनका नाम याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी अगर पूछ दिया तो, ठीक है। 3 लीड्स इन्होंने अटैच की, 2 कलाइयों पे और एक एंकल पे, 2 कलाइयों पे, ठीक है, और एक लेफ्ट एंकल पे, लेफ्ट एंकल पे, ओके। जिससे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इन्होंने ट्रैक की और उसमें मेजर मेजर आपको ऐसे कुछ एक वेव दिखा, ठीक है, ऐसा एक वेव दिखा आपको, ओके। जिसमें पहला वेव इज P वेव, ठीक है। अब जैसे हमने कार्डियक साइकिल पढ़ा उसी हिसाब से आप बस डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन अगर डिफरेंस आपको देखना है तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 1 शॉट 1 घंटे के अंदर पूरा पढ़ाया हुआ है, वो देखो जाके। उसमें डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन सब कुछ बताई हुई है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली आपका पोलराइज स्टेट होता है, फिर से बताया जा रहा हूँ, पोलराइज स्टेट होता है, उसको डिस्टर्ब कर दिया गया तो फिर वो एक्टिवेट हो गया, तो आपका एट्रिया डीपोलराइजेशन आपका P वेव दिखा रहा है, ठीक है। वैस QRX कॉम्प्लेक्स आपका डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल शो कर रहा है, ओके। एंड आपका जो
रीपोलराइजेशन है, यहाँ वर्ड देखना, रीपोलराइजेशन है वेंट्रिकल का, वो आपका टी वेव डिनोट कर रहा है, ठीक है। टी वेव जो है आपका साथ ही साथ जो आपका सिस्टोल है, ठीक है, उसका एंडिंग भी आपका टी वेव ही मार्क कर रहा है, ठीक है। मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल बाय टी वेव, ठीक है। समझ आ गया। मेन कन्फ्यूजन यहाँ होती है लोगों को, जो कि आपको बता दी मैंने ग्राफ और ग्राम में, ठीक है। और डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया पी वेव, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल इज क्यू आर एस एंड रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल इज टी वेव, ओके। साथ ही साथ अगर कुछ आपको क्लिनिकली देखा जाए, ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है ईसीजी का। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है क्यों और क्या क्या है वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ के थोड़ी आता है कि क्या है। देखो, अगर आपका पी वेव है, ठीक है, वो एनलार्ज हो जा रहा है, मतलब पी वेव जो आपका ऐसे गया है, ठीक है, उसका ऐसे बढ़ जाता है वो, ठीक है, तो उसका मतलब है एनलार्ज्ड एट्रिया, एट्रिया का एनलार्जमेंट हुआ हुआ है, ठीक है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर आपका बढ़ जाता है तो उसका मतलब है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। अगर टी वेव बढ़ जाता है तो उसका भी मतलब आपका मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। अगर टी वेव का जो एलिवेशन है वो पतला हो जाता है या फिर डिप्रेस हो जाता है, ठीक है, इसका मतलब है कि इनसफिशिएंट ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल्स, ओके। तो ये आपको याद रखना है कि पी वेव एनलार्ज एट्रिया, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, टी वेव इंक्रीज तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, टी वेव डिक्रीज टू इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, ठीक है। प्रीवियस ईयर में शायद इस पे 1 या 2 सवाल हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है जो हमने देखा अभी, ठीक है, एक सर्कुलेशन आपका पूरा लंग से होते हुए आया, ठीक है, दूसरा सर्कुलेशन आपके पूरे बॉडी में सप्लाई करते हुए वापस आपको हार्ट का आया, ठीक है, और वहाँ से फिर वो गया लंग्स में, ठीक है। ये आपका डबल सर्कुलेशन है। मेन अब यहाँ पे डिफरेंस एक चीज़ देखनी है हम लोग को, आर्टरी और वेन में डिफरेंस देखना है। बहुत स्पोरेडिकली दिया हुआ है एनसीईआरटी में, पता नहीं क्यों इतना ऐसे क्यों दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देख लो आप, ठीक है। जो कोई भी आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, उसका 3 लेयर है, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। नाम ही से पता चल रहा है कि कुछ इंटरनल है कुछ एक्सटर्नल, बीच में मीडिया वाला है, ठीक है। मेन आपको याद रखना कि ट्यूनिका मीडिया जो है वो आर्टरी में बहुत ज़्यादा थिक होती है, ठीक है, आर्टरी में थिक होती है, और आर्टरी जो है आपकी वो नॉन कोलैप्सिबल होती है, कोलैप्स नहीं करती है, ठीक है। वेरएज वेन में ये चीज़ आपकी बहुत कम हो जाती है। ट्यूनिका मीडिया में होता क्या है, स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है, स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि आपके वेन में बहुत कम होता है। मेन यही डिफरेंस है जो पूछा जाता है, और इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है। और ये भी याद रखो कि कोलेजन फाइबर जो है वो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू जो आपका ट्यूनिका एक्सटर्ना है उसका है, ठीक है। और इंटरनल तो सबको पता है कि जो आपका एंडोथीलियम लेयर है, जो स्क्वामस एंडोथीलियम है, ठीक है, वो आपका ट्यूनिका इंटरना कंस्टिट्यूट करेगा, ओके। इतना समझ आ गया हमें डबल सर्कुलेशन भी। हाँ, डबल सर्कुलेशन के लिए एक यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ था, ठीक है, जिसमें से एक हमने देखा पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा हमने देखा पूरे बॉडी में सर्कुलेट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका दिखाएगा कि वेन का जो है वो ल्यूमेन चौड़ा है, ठीक है, वेन का ल्यूमेन बड़ा है। यहाँ पे एक चीज़ देख लो, डायग्राम में मार्क कर लो, वेन का ल्यूमेन बड़ा है और आर्टरी का ल्यूमेन छोटा है, ठीक है। ये एक चीज़ मार्क करने वाली थी यहाँ। बाकी सर्कुलेशन तो आपको पूरा समझ समझ आ ही गया, क्योंकि आपने पूरा हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन देख लिया है। वैसे यहाँ पे देखो, डीऑक्सीनेटेड पम्प्ड इनटू द pulmonary artery, okay, pass through the lungs from where oxygenated blood is carried by pulmonary vein to the left atrium। सब देख लिया हम लोग ने, इसमें तो कुछ बचा नहीं नया, ठीक है। एक आता है पोर्टल सिस्टम, इसमें आपका जो वैस्कुलर कनेक्शन है, ठीक है, वो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में कनेक्शन है, ठीक है, उसका नाम दिया गया हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लिवर बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। मतलब जो आपका ब्लड है इंटेस्टाइन से, ठीक है, वो जाता है, फिर आपका एक कनेक्शन बनाता है लिवर में, ठीक है, लिवर के बाद फिर वो जाके नॉर्मल आपके वेन्स में कंटिन्यू करता है, ठीक है, और फिर वो हार्ट में जाता है। तो ये आपका एक पोर्टल सिस्टम बना, यानी पहले लिवर में गया, वहाँ डिटॉक्सिफिकेशन या जो भी उसका कुछ आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन देना हुआ लिवर को देगा, और लिवर आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन देगा, और फिर जो जाके आपके वेन में ड्रेन करता है, ठीक है। उतना डेप्थ में नहीं जाना, लेकिन ये समझना है कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, इंटेस्टाइन से लिवर में, लिवर के बाद फिर वेन्स में, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। और एक और चीज़ है कि कार्डियक मसल्स जो हैं उनको सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स का नाम है कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है, कोरोनरी सिस्टम, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी ब्लड वेसल्स, ओके। डायग्राम ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मैं बाहर से लेके आया हूँ, ठीक है। वो देखो आप कि जो एओर्टा निकलता है, ठीक है, हार्ट अपने आप को फ्रेशेस्ट ब्लड देना चाहता है, क्योंकि भाई अगर उसका काम नहीं हुआ तो पूरा बॉडी का बैंड बज जाएगा। तो जैसे ही एओर्टा अराइज करती है आपके कहाँ से,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट साइड से आ रहा है, ठीक है। तो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी अराइज कर रही है एओर्टा। एओर्टा जहाँ से अराइज करती है उसमें आपके सेमिलुनर वॉल्स ऐसे से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ट्राइकस्पिड। उन कस्प से ही जस्ट जैसी अराइज की है उससे पहले ही आपका दो आर्टरी का ब्रांच निकला, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जो सप्लाई करेगी आपके हार्ट मसल को, ठीक है, जो आपके हार्ट के मस्कुलेचर को सप्लाई करेगी, ठीक है। ये भी समझ आ गया। अब हमें रेगुलेशन के बारे में थोड़ा सा देखना है कि रेगुलेशन कैसे हो रहा है। ऑल्दो हार्ट मायोजेनिक है, अपने सिग्नल्स खुद बना रहा है, अपने खुद वो रेगुलेट कर रहा है, अपने खुद बीट कर रहा है वो, ठीक है, लेकिन हमने न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ा था, नहीं देखा तो जाके देख लो, बहुत अच्छा पढ़ा है उसमें मैंने, ठीक है। उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक देखा था हमने, ऑटोनोमस का डिवीजन। सिंपैथेटिक आपका हार्ट रेट बढ़ा देता है, वी ऑल नो, और यहाँ पे आपका जो केमिकल मीडिएटर है वो नॉर एड्रेनलिन है, वेरएज पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट घटा देता है और केमिकल मीडिएटर आपका एसिटाइल कोलिन है। वेरएज एड्रिनल ग्लैंड जो आपका है वो कैसे करता है रेगुलेट, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड भी आपका नॉर एड्रेनलिन सिक्रेट करता है, और नॉर एड्रेनलिन वी ऑलरेडी नो कि हार्ट रेट को बढ़ाता है, ठीक है, नॉर एड्रेनलिन हार्ट रेट को बढ़ाता है। तो एड्रिनल ग्लैंड भी अगर वो सिंथेसाइज करेगा तो उसकी वजह से हार्ट रेट तो बढ़ेगा ही, ठीक है। तो ऐसा रेगुलेशन था जो हमने तीनों चीज़ देख लिया। तो फाइनली आपका हार्ट रेट अगर बढ़ रहा है, ठीक है, एंड वी ऑल नो हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट। तो अगर हार्ट रेट बढ़ाओगे तो कार्डियक आउटपुट भी तो बढ़ेगा, ठीक है, वही यहाँ लिखा है, इंक्रीजेज द कार्डियक आउटपुट, ओके। अब हम लोग आते हैं डिजीजेस पे, डिसऑर्डर ऑफ द कार्डियक सिस्टम। सबसे पहला हाइपरटेंशन, बहुत लोग सफ़र करते हैं इससे, और आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। जब आपका सिस्टोलिक प्रेशर नॉर्मली होता है 120 mm ऑफ Hg, और डायस्टोलिक प्रेशर आपका होता है 80 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। अगर जो सिस्टोलिक है वो 140 से ज़्यादा हो जाए, या फिर डायस्टोलिक जो है वो 90 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, इज़ 140 और ऑन 90, 140/90 और हायर, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइपरटेंशन, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब इफेक्ट्स क्या क्या है, ये हार्ट डिजीजेज और वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन और किडनी कॉज करता है, उसको हार्म को पहुंचाता है, ठीक है। तो अगर 140/90 हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए तो आपका हाइपरटेंशन है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे लिखा है 140/90 के बराबर या उससे ज़्यादा हाइपरटेंशन है, तो ये कीवर्ड दिमाग में रखना, उसके बराबर या उससे ज़्यादा, मोर देन इक्वल टू, ठीक है, मोर देन इक्वल टू। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है, ऑफन रेफर टू एज अथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। जब आपका मान लो ये कोई ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल क्या है आपका, कोरोनरी आर्टरी जो अभी देखा था हमने, जो हार्ट मस्कुलेचर को सप्लाई कर रहा है, उसमें अगर डिपोजिशन हो जाए आपका फैट का, कैल्शियम का, कोलेस्टेरॉल का, ठीक है, तो नैरो ल्यूमेन, उसका जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाता है, ठीक है, और इसकी वजह से फिर ऑक्सीजन सप्लाई, जो न्यूट्रिएंट सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाती है, तो इसका ये डिमेरिट है। इसी को हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसमें अथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है आपका ब्लड वेसल जो आपके हार्ट को सप्लाई करती है उनका। एंजाइना, एंजाइना इज सिंपली कॉल्ड एक्यूट चेस्ट पेन, ठीक है, अपीयर्स व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल को इनफ ऑक्सीजन नहीं रीच कर रहा है, ठीक है, जिसके वजह से आपको पेन होने लगता है, ठीक है, एक्यूट चेस्ट पेन, बहुत तेज पेन। Angina can occur in men and women of any age, but is more common among the middle age and elderly. It occurs in conditions that affect the blood flow. Okay, blood flow को जो affect कर रहा है हार्ट तक, तो उसकी वजह से ये हो रहा है। साथ ही साथ हार्ट फेलियर मीन्स स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली, ठीक है, टू मीट द बॉडी नीड्स। अब ये खुद सोचो, हार्ट फेल कर गया, कोई एग्जाम में फेल कर गया, मतलब कि वो इफेक्टिवली पढ़ाई नहीं कर रहा था। यहाँ पे हार्ट फेल कर गया, मतलब कि वो इफेक्टिवली ब्लड पंप नहीं कर पाया जो आपकी बॉडी को नीड है, ठीक है। इट इज समटाइम कॉल्ड द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज ऑफ कंजेशन ऑफ द लंग इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। तो इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इसलिए भी बोलते हैं, कंजेशन ऑफ लंग्स की वजह से, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ये एनसीईआरटी ने मतलब इंडिकेट की है, और उसको हम लोग ने अच्छे से समझा भी है, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर वो देखेंगे हम लोग कि हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, या फिर हार्ट फेलियर आपका हार्ट अटैक के जैसा भी नहीं है। हार्ट अटैक में व्हेन द हार्ट मसल सडनली डैमेज बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो आप कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर और साथ ही साथ
हार्ट अटैक, तीनों को इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते, तीनों का अलग अलग मतलब है, ठीक है। हार्ट फेलियर इज ब्लड नॉट पंपिंग इफेक्टिवली, ठीक है। वेर एज कार्डियक अरेस्ट इज हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, वेर एज हार्ट अटैक इज इनएडिक्वेट सप्लाई टू द हार्ट। अब वही चीज़ यहाँ देखने हैं हम लोग, ठीक है। तीन चीज़ है और तीनों चीज़ के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट इसको ऐसे याद रखो हाँ, कार्डियक है आपका, हार्ट है, ठीक है, उसको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, यानी कि उसको बीटिंग नहीं करने दी गई, ठीक है। मतलब कि कार्डियक अरेस्ट में इट स्टॉप्स बीटिंग। हार्ट अटैक, हार्ट पे अटैक हो गया, उसका खाना पानी रोक दिया गया, ठीक है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, ठीक है, अटैक विथ डिक्रीज ब्लड सप्लाई। हार्ट फेलियर, हार्ट फेल कर गया, मतलब कि उसको करना था कुछ, वो नहीं कर पाया, यानी कि नॉट पंपिंग इफेक्टिवली टू द मीट द बॉडी नीड्स। तो ये तीन टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी है, जो कि आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन पे, ठीक है, जिसमें हम लोग 10 साल के क्वेश्चन पूरे सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें अपने से सॉल्व करने क्वेश्चन, क्योंकि तुमने कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लिया, सब कुछ समझ आ गया तुम्हें, ठीक है, तो तुम खुद क्यों नहीं सॉल्व करना चाहते हो, और मैं तो करूँगा ही, फिर तुम उसको देख लेना और फिर अपना आंसर मैच कर लेना, ठीक है। तो हम लोग 10 साल के क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ और, कि ये क्वेश्चन जो सॉल्व करो, अगर तुम यहाँ तक देखे हो लेक्चर को, ठीक है, तुमने बहुत मेहनत की है, तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट समझ आ चुके हैं, अब तुम्हें उसको टेस्ट करना है, ठीक है। तो कमेंट में तुम अपने जी पॉइंट ज़रूर बताना, हर एक क्वेश्चन सही होने पे एक जी पॉइंट आपको मिल रहा है, और आप कमेंट में अपने जी पॉइंट ज़रूर बताना, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 2024 का, ये आपकी स्क्रीन पे, और इसे आप ज़रूर सॉल्व करें खुद से, पहले तो खुद करें और फिर पॉज करके कर लो, ठीक। फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट, ठीक है, मतलब कि कैसे कैसे सिग्नल पास कर रहा है। तो अगर आप ऑप्शंस नहीं भी देखो तो आपको पता है, ठीक है, पहले साइनोएट्रियल नोड होगा, ठीक है, वहाँ से फिर आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होगा, ठीक है, वहाँ से फिर बंडल ऑफ हिज या फिर एवी बंडल, ठीक है, और फिर वहाँ से परकिन्ने फाइबर्स। ऐसा ऐसा कुछ अगर मैच कर रहा है ऑप्शन, तो वही आपको आंसर होना चाहिए। अब यहाँ देखो, सबसे पहले ऐसे नोड ऐसे नोड ऐसे नोड ई है, ठीक है, ई है आपका। उसके बाद ए वी नोड ए वी नोड ए वी नोड सी है, ठीक है, सी मिल गया। फिर ए वी बंडल ए मिल गया आपको। फिर आपका बंडल ब्रांचेस डी मिल गया, ठीक है, और फिर आपका परकिन्नी फाइबर्स बी मिल गया। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? ई सी ए डी बी, वन ही ऑप्शन। ई सी ए डी बी, ऑप्शन वन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। मैच लिस्ट वन विच मैच लिस्ट टू, ओके, वन और टू लिस्ट को मैच करना है, ए और बी को, ठीक है। ए वेव, अगर आप ऐसे बिना लिस्ट देखे भी याद करो, तो ए इज़ फॉर डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, ठीक है, तो डी डी डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ये रहा थ्री ऑप्शन, ठीक है। बी क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स, अगर आप याद करो तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल था, दिख रहा है कहीं, दिख रहा है टू, ठीक है। टी वेव और टी पी गैप, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर आप टी वेव यहाँ पे थोड़ा स्मार्टली अगर आप प्ले करो, ठीक है, तो आप एक चीज़ याद करोगे कि टी वेव जो था वो रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स के लिए था, ठीक है, तो सी से आप फोर तो मैच कर दोगे, ठीक है। तो डी जाहिर सी बात है, जो बचा वो वन ही होगा ना। तो हार्ट मसल्स आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट इन टी पी गैप, ठीक है, इसमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, आप एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप क्यों करोगे ये, ठीक है। ए थ्री बी टू सी फोर डी वन, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग, जो इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी है, जो हमने याद किया है, जो हमने देखा है, समझा है, उसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि हम लोग हर एक क्वेश्चन के लिए नया चीज़ हम लोग पढ़ने बैठ जाएं, नहीं। इसलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ आपको, ठीक है। 2023 का क्वेश्चन है, लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच कीजिए, अगेन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, यानी ई सी जी पे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आपके, ठीक है, ई सी जी अच्छे से कर लेना। पी वेव, अगेन याद करो तो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया कहीं दिख रहा है, दिख रहा है थ्री, ठीक है। क्यू वेव और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू मतलब स्टार्टिंग और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पूरा, ठीक है, तो यहाँ पे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पूरा है तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल हम उसको देंगे, ठीक है। लेकिन बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल है तो आप क्यू वेव को वन देंगे, यानी सिस्टोल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और डी आपका टी वेव इज रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल टू टू। ए थ्री बी वन सी फोर डी टू, ए थ्री बी वन सी फोर डी टू इज ऑप्शन फोर, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे।
यहाँ देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स पे बात होगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, पॉज करके खुद से सॉल्व करना। बेसोफिल आर मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसीज, क्या झूठ है? लीस्ट अबंडेंट था यार, 0.5 से 1%, तो ये नहीं है। बेसोफिल सिक्रेट हिस्टामिन सेरोटोनिन हेपेरिन, यस 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 यस, ठीक है। बेसोफिल आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, यस 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 यस, ठीक है। हैव किडनी शेप न्यूक्लियस, मोनोसाइट का था ये तो फीचर, ये भी नहीं होगा। बेसोफिल आर ए ग्रेनुलोसाइट, ए नहीं होगा, ग्रेनुलोसाइट्स होगा, तो बी और सी। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। 2022 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, नहीं भाई, साइनोएट्रियल नोड का काम है ये, ठीक है। Tricuspid bicuspid valve open due to pressure exerted by the simultaneous contraction of the atria। साथ ही साथ blood moves freely from the atrium to the ventricle during joint diastole, सही ऑप्शन है, ठीक है। Increase ventricular pressure causing closure of the semilunar valves, इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर नहीं, ये गलत है। या ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो है वो ओपन ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, ये सही नहीं है, ठीक है। आपका देखो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो जॉइंट डायस्टोल में भी नॉर्मली भी तो ओपन ही रहता है, तो एट्रिया जब प्रेशर डाल रहा है तो उससे कुछ ऐसा ओपन नहीं हो रहा है, ओपन तो पहले से ही था, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, ठीक है। 2021 का क्वेश्चन है ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर, ठीक है। इसको ध्यान से समझते हैं हम लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना, ध्यान से। पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स, ठीक है। अगर आरबीसी है, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करो, आरबीसी है, ए एंटीजन भी प्रेजेंट है, बी एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज दोनों की एब्सेंट होगी, यानी कि एंटीबॉडी नील होगा, ठीक है। कोई एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होगी इसके प्लाज्मा में, ठीक है। तो मतलब ये किसी को भी ले सकता है, ओके। एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी ए एंड एंटी बी, ठीक है। एंटी ए एंड एंटी बी, अरे यार, ठीक। प्रेजेंस ऑफ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज, एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी ए एंड एंटी बी इन द प्लाज्मा, ठीक है। यही चीज़ तो हमने यहाँ देखी कि कोई एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है, तो ये ऑप्शन सही है। एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस, नहीं, एंटीजन तो होता है, ठीक है, तो ये नहीं है। एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस, एंटीजन इन प्लाज्मा कैसे आ गया, आरबीसी पे होगा, ठीक है, तो स्टेटमेंट ही गलत है। प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज, नहीं, एंटीबॉडीज नहीं होती हैं, ठीक है, इसलिए रेसिपिएंट है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे प्यारा छोटा सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। फिब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए फिब्रिनोजेंस को कौन यहाँ काम करता है? थ्रोम्बिन, ठीक है, एकदम सिंपल, आपको याद होगा तब तुरंत बना दोगे। फाइनल स्टेप था यहाँ पे, अब वापस से जाके रिवाइंड करके देख सकते हो। अब आते हैं हम लोग 2020 के क्वेश्चन पे, जो कि मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ध्यान से सॉल्व करना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एकदम अच्छे से ध्यान से सॉल्व करेंगे, जो पता है हमें उसी से सॉल्व करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले देखो ए ईओसिनोफिल्स, ईओसिनोफिल्स का आपका एलर्जिक रिएक्शन में काम था, ठीक है, लेकिन आपको अभी इसके बारे में इसका कोई ऑप्शन मैच करते हुए दिख नहीं रहा है, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स, फैगोसाइटोसिस, हिस्टामिनेस और हिस्टामिन, लेकिन आपको नहीं पता चला, ठीक है। बेसोफिल का आपको पता है कि हिस्टामिन है, ठीक है, रिलीज करता है, तो बी का 4 आप डालोगे, ओके। आपको पता है न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस करता है, तो सी का 2 डालोगे। आपको पता है लिम्फोसाइट इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व है, तो 1 डालोगे, तो बचा क्या 3। तो हिस्टामिनेस है यहाँ, हिस्टामिन नहीं है, हिस्टामिनेस है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा इसका आंसर, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब आगे बढ़ते हैं 2019 का कंपोनेंट, जो कि ऑल कंपोनेंट ऑफ द नोडल टिश्यू आर ऑटो एक्साइटेबल, व्हाई डज ऐसे इज द पेसमेकर। अभी हमने पढ़ा था कि ऐसे क्यों पेसमेकर है, बिकॉज हाईएस्ट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन, ठीक है। बाकी सब तो उल्टा सीधा, ये ऑप्शन देख लो, ऐसे नोड एज द लोएस्ट रेट ऑफ डिपोलेशन, नहीं,
only component to generate, no. It can convey action potential to other components, only ऐसे नोट, no. ठीक है, तो आपका वन ऑप्शन इज करेक्ट. वॉट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन, हार्ट रेट आपको निकालना है. ठीक है, ऐसे आपको पता है कि कार्डियक आउटपुट जो है वो हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम होता है. ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम एक वेंट्रिकल कितना आपका वॉल्यूम पंप करता है वो होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है. खुद से सॉल्व करो इसको एक बार, ये हिंट लेके, तो आपको ज़्यादा अच्छे से शायद आप सॉल्व कर पाओ, लेकिन कोई नहीं, फिर भी देखते हैं हम लोग. ठीक है, कार्डियक आउटपुट 5 लीटर दिया हुआ है. ठीक है, हार्ट रेट निकालना है और आपको वेंट्रिकल कितना पंप करे. देखो, एंड ऑफ डायस्टोल में 100 ml है. ठीक है, एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज 50 ml, मतलब कि जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल था, ठीक है, तो उसमें 100 ml भरा हुआ है. सिस्टोल हो गया, अब इसके बाद बचा कितना, 50 ml, तो पंप कितना हुआ, 100 माइनस 50, 50. ठीक है, तो 50 ml पंप हुआ. ठीक है, 5 लीटर है, इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो 5000. ठीक है, हार्ट रेट इंटू 50, 0 से 0 कट गया, 500, तो हार्ट रेट आपकी 100 आएगी. ठीक है, 3. थोड़ा सा कैलकुलेशन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था ये. ठीक है, मेन ये फॉर्मूला बेस्ड है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम. ये याद होगा तो क्वेश्चन बन जाएगा. 2018 का क्वेश्चन है, द आइटम इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 से मैच कीजिए. कोई इसके आगे ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, तो आपको बस मैच करना है. ठीक है, तो ट्राई का स्पीड वॉल्यूम ने कहाँ देखा था, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में. ठीक है, थर्ड ऑप्शन. ठीक है, बाई का स्पीड वॉल्यूम कहाँ देखा था, लेफ्ट में, बचा गया सी, तो 2. ठीक है, ये इसका आंसर होगा. आंसर यही, मतलब आप ऐसे कर लियो तो काफ़ी है. ठीक है, इसका ऑप्शन थोड़ा सा दिक्कत हुई थी लगाने में. फिर आते हैं हम लोग, अ स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू एम्बेडेड इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द एट्रियम. ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं उसको. ठीक है, डिले द स्प्रेडिंग ऑफ द इम्पल्स टू द हार्ट एपेक्स फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड. ठीक है, यानी कि एपेक्स तक जाने में जीरो करता है. ठीक है, क्यों 0.1 सेकेंड डिले है, इसका रीज़न बताइए क्यों. ठीक है, the atria to empty completely, blood to enter aorta, ventricle to empty completely and blood to enter pulmonary. देखो, डिले इसलिए कि पहले एट्रिया का पूरा कॉन्ट्रैक्शन हो जाने दो. ठीक है, उसके बाद पूरा ब्लड एंटर कर जाने दो वेंट्रिकल में, फिर हम लोग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो फायदा होगा कि ज़्यादा ब्लड पंप होगा. ठीक है, ये इसका सेंस था. ठीक है, 1 इसका करेक्ट आंसर है. अब आते हैं हम लोग 2017 में, हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स लिवर ब्लड टू द लिवर फ्रॉम इंटेस्टाइन. सिंगल वर्ड आंसर. ठीक है, आजकल भी ऐसे ही सवाल आते हैं लेकिन स्टेटमेंट वाले भी आने लगे. ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना. ठीक है, the adult human RBC are enucleate. They are the following statement is are correct. Most appropriate explanation for this feature. ठीक है, they do not reproduce, ऐसा होता नहीं है. they are somatic, सर इसका ये रीज़न नहीं है. मेटाबोलाइज नहीं करते, इसका ये भी रीज़न नहीं है. इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि जो इंटरनल स्पेस है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए है उसके. ठीक है, तो बस डी ऑप्शन करेक्ट है आपका, यानी 1 ऑप्शन इज करेक्ट. फिर बढ़ते हैं, नेम द ब्लड सेल हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी. जो हमने देखा था, प्यार से बुलाते हैं प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स. ठीक है, और वही इसका आंसर होगा. अब क्वेश्चन देखते हैं आगे का, सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन, क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होता है ना सीरम में. ठीक है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स. फिर आता है, ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, इसको थोड़ा देखो, ये थोड़ा सा अब धीरे धीरे वेग होते जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि अब पीछे जाते आ रहे हैं ना हम लोग साल में, तो अब वेग होते जाएंगे, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना के देखो कि आर्टरी में जब भी प्रेशर होगा ना वो ज़्यादा ही होगा. ठीक है, वेन से. तो यहाँ पे तुमको जितना भी दिख रहा है ना, एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी में सेम नहीं हो सकता है. ठीक है, एओर्टा में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो उसके सेम नहीं होगा. ठीक है, वेना कावा से कम तो हो ही नहीं सकता है. ठीक है, वेना कावा से कम हो ही नहीं सकता क्योंकि वो वेन है, आर्टरी में ज़्यादा होता है प्रेशर. ठीक है, कैरोटिड से ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन आपका जो पल्मोनरी वेन है, ठीक है, उससे ज़्यादा होता है. ठीक है, चौथा ऑप्शन इज करेक्ट. देखो, अब अगर ये नहीं भी बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पुराना होता जा रहा है क्वेश्चन. अब देखो, ब्लड प्रेशर इन मैमेलियन एओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग. अब देखो, एओर्टा में कब हो जाए, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सबसे ज़्यादा प्रेशर उस टाइम जनरेट होगा. ठीक है, सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, फोर्थ ऑप्शन. ठीक है, 2014 का, हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स वर्किंग ऑफ द हार्ट को अफेक्ट करता है. ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को डिक्रीज करता है. ठीक है, और कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, ऑप्शन नंबर 1. पर्सन विथ ब्लड ग्रुप AB इज कंसिडर एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज. ठीक है,
अभी हमने ये सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। ए बी के पास दोनों एंटीजन है बट नो एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा, इसलिए ठीक है। बोथ ए एंड बी एंटीबॉडी, नहीं। नो एंटीजन और आरबीसी है, नो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, नहीं। एंटीजन प्लाज्मा बट नो एंटीबॉडी, ठीक है। प्लाज्मा में नहीं होता है, ठीक है, आपका आरबीसी पे होता है, इसलिए वन ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब आगे मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो ईसीजी की स्टडी पे है अगेन, ठीक है। डायग्राम गिवन हेयर इज द स्टैंडर्ड ईसीजी ऑफ अ नॉर्मल पर्सन। द पी वेव रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया ही होना चाहिए, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया होना चाहिए। इनिशिएशन ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, नहीं, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल तो क्यू हो गया, ठीक है। एंड ऑफ सिस्टोल टी। फाइनली फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट इसमें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है जैसे इस टाइप के, अगर ये आपसे नहीं बन रहे हैं या इसका रीजनिंग आपको नहीं समझ आया तो इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। मुझे हटा देना चाहिए था ये क्वेश्चन, या नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि अब सेंस नहीं बन रहा है उस क्वेश्चन का। फिर कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी थे, जैसे ये हिस्टामिनेस वाला, तो ये भी आपको देखना चाहिए ज़रूर। अब ये लेक्चर तो कंप्लीट हो गया, और अब अपने जी पॉइंट्स कितने बने आपके इसमें टोटल में से, वो ज़रूर कमेंट बताओ। टोटल 21 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 21 में से आपके कितने बने और उतने आपके जी पॉइंट्स हैं, और आप बताओ कितने कमेंट में, और देखते हैं और लोगों के कितने आए। और नेक्स्ट लेक्चर भी अब जल्दी आएगा, ठीक है। इसी तरह प्यार अगर बनाए रखो तो जल्दी नेक्स्ट लेक्चर भी आ जाएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और वो मोस्ट प्रोबेबली केमिकल कोऑर्डिनेशन का ही होगा, क्योंकि वो लास्ट बच रहा है ह्यूमन फिजियो में। फिर ह्यूमन फिजियो कंप्लीट हो जाएगी हम लोग की, और उसके बाद फिर हम लोग और चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सोच रहे हैं फिजिक्स भी कर सकते हैं हम लोग। तो अगर तुम्हारे कुछ ऐसा सजेशन है कि तुम एंड तक देख रहे हो, यहाँ तक देख रहे हो, ठीक है, लेक्चर को, तो तुम बताओ कि फिजिक्स करनी चाहिए या नहीं। कुछ ऐसा जिसमें फिजिक्स में सारे ही फॉर्मूला जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो ऐसे सॉल्व हो जाएं कि तुम्हें ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े, और हर एक चैप्टर में कुछ ही पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं। वो पैटर्न अगर हम लोग प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, तो आराम से 150 बन सकता है, ठीक है। अगर तुम्हारी फिजिक्स वीक भी है तब भी तुम वो लेक्चर्स देख के समझ जाओगे अच्छे से। तो क्या ये करना चाहिए, तुम कमेंट करके ज़रूर बताओ। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और सच में तुम फॉलो करते हो लेक्चर्स को, ठीक है, तो तुम ये बताओ कि लेक्चर में ऐसा हम लोग आगे ला सकते हैं क्या, फिजिक्स के लिए लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, ठीक है। बेनिफिशियल तो होगा ही, लेकिन तुम लोग को इंटरेस्ट है या नहीं, वो मैं जानना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो। पूरा लेक्चर का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उससे रिवाइज कर लो, आपकी पूरी एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगी। साथ ही साथ आपको टैबुलेटेड फॉर्म में नोट्स भी हैं, तो वो भी आपके रिवीजन हो जाएंगे। ये नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, इसलिए लेक्चर इतने डिले हो रहे हैं, लेकिन अब लेक्चर धीरे धीरे टाइम पे आने लगेंगे। और आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है इस सीरीज़ में, ऐसे रिस्पॉन्स बनाए रखो। थैंक यू।